बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, जिस तरह अभी सुबह सुबह जो है वो बड़ा एक अच्छा खुशगवार मौसम हुआ था जब मैं अपने ऑफिस के लिए आ रही थी, और साथ ही अपने व्यूअर्स से एक बात भी शेयर करना चाहूंगी कि आजकल मौसम जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, तो आप अपनी सेहत का भी बड़ा ख्याल रखा करें, क्योंकि सेहत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। लोग बिल्कुल भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। बहुत सारी बीमारियां आजकल जो है वो पैदा हो रही हैं, लोग हॉस्पिटल्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो जितना आप अपने आप को सेहतमंद रखेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही आज आपको बताएंगे, आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद होंगे जिससे हम जो है फिटनेस के हवाले से भी बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि किस तरह अपना ख्याल रखा जा सकता है और जो है फिटनेस कितनी ज़रूरी है। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अमर अली, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और उसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद उसामा, जो कि बॉक्सर हैं और इनके स्टूडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, इनसे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारा पहला सेगमेंट होता है नेकी की बात। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे मजहबी स्कॉलर हमें कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना ज़कात अदा करते हुए फ़ुक़रा की लाइनें ना लगवाना। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये अजीब किस्म का तरीक़ा आ चुका है, जब मुस्तहिकीन को, खुसूसन रमज़ान हो या रजब का महीना हो, जब लोग अपनी ज़कात अदा करते हैं तो मीडिया वालों को भी बुला लेते हैं, मुस्तहिकीन को कई कई घंटे लाइनों पे खड़े रखते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इंसानियत की तज़लील है। देखना ऐसे ना देना, ऐसे ना देना, क्योंकि वो बड़ी गजूर ज़ात है, वो कादिर मुतलक है। कहीं ये ना हो जाए कि आप कल लाइनों पे लग जाए और ये जो ज़कात वसूल करने वाले हैं, अल्लाह इन्हें मालदार कर दे और आप इनसे ज़कात लेने वाले बन जाएं। इसलिए हुक्म खुदाबंदी को ज़िंदा करते हुए इंसानियत की तज़लील ना करना, इंसानियत की तज़लील ना करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इंसानियत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुमा आमीन। और बहुत ही अच्छी इन्होंने बात की कि हमेशा इंसानियत की जो है वो कदर करनी चाहिए, जो कि हम लोग आजकल जो हम देखते हैं, हम में बर्दाश्त की बहुत कमी है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आप अंदर जितनी भी बर्दाश्त पैदा करेंगे उतनी ही हम चीज़ों को और मामलात को ठीक कर सकेंगे। अच्छा जी, अमर अली हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन करना चाहें फिटनेस के हवाले से तो आप जान सकते हैं और इनसे मजीद मशवरे जो हैं वो ले सकते हैं। अच्छा भाई, क्या आजकल आपकी एक्टिविटीज? सबसे पहले तो ये जानेंगे क्या कर रहे हैं आप आज? अभी कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और पिछले कोई 1.5-2 साल से मुसलसल चीजें शिफ्ट होती जा रही हैं कि इवेंट एक अनाउंस होता है, उसके बाद हो नहीं पाता, फिर मतलब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाद में पता चलता है इवेंट पोस्टपोन्ड हो गया। तो अब प्रॉब्ली हम नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं बेलारूस, एक ट्रेनिंग कैंप है कोई 5 से 7 दिन का। उसके बाद फिर जून में हमारा कजाकिस्तान का एक इवेंट है, फिर अगस्त में प्रॉब्ली हम शायद जर्मनी के लिए ऑप्ट करेंगे, और अगर वो स्किप होता है तो फिर हम सितंबर में जा रहे होंगे सर्बिया, और फिर अक्टूबर में यूक्रेन। तो क्या अब देख रहे हैं कि जिस तरह अभी ड्यू टू कोरोना बहुत सारे मसले मसाइल को हम फेस कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं, तो कितना लोगों में आप देख रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं कि वापस ट्रेनिंग के लिए तरफ आए और अपनी एनर्जी को बहाल कर सकें? कोरोना के टाइम में तो थोड़ा सा एक शिफ्ट आया था, हर बंदे को अचानक से एक रेस्ट वाला माहौल मिल गया था, लोग फ्रस्ट्रेटेड भी थे बट रेस्ट मोड पे आ गए थे। बट 2 से 4 महीने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन फिर, क्योंकि वर्कआउट के बगैर आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट ही नहीं होते। अब आपको पता ही नहीं आप खुश किस तरह से रह सकते हैं, या आपने खुद को खुश किस तरह से रखना है। तो जो तो ट्रेनिंग से वाकिफ है वो दोबारा ट्रेनिंग की तरफ खुद ब खुद आ गए थे, और अब एक माहौल जो बनता है घर में, मतलब घर का एक फर्द अगर कोई एक अच्छा काम करे, बाकी खुद ब खुद किसी ना किसी अंदाज में उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक चीज प्लस भी, मतलब कोरोना से पहले लोग इतने ज्यादा लाइक फिटनेस एडिक्ट नहीं थे, बट कोरोना के दौरान
बहुत वो लोग भी जिन्हें आदत नहीं थी फिटनेस की तरफ मींस के मूव करने की, वो लोग भी फिटनेस की तरफ मूव कर गए। तो इस हवाले से एक अच्छा इम्पैक्ट रहा है कोरोना का। कि मतलब लोगों को थोड़ा ये भी हुआ ना कि अच्छा बीमारी आ गई है तो हमने अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो बड़ा फिट रखना है। ये भी एक फैक्टर था। हाँ। और बेसिकली हम लोग तभी कुछ करते हैं जब हम किसी को करते देखते हैं। हाँ, हमें एक मोटिवेशन चाहिए होती है। और वो मोटिवेशन सबसे बेहतर हमारे घर का ही कोई फर्द दे सकता है। तो जब आप घर के किसी फर्द को देखते हैं कुछ अच्छा करते हुए, तो आप खुद ब खुद उसके आप नहीं भी चाह रहे होते कुछ और करने को, नहीं अच्छा ठीक है ये कर लेते हैं। हाँ, तो मोटिवेशन बड़ी जरूरी है। मेरे ख्याल में आजकल जो है लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको मोटिवेट जो है वो ज्यादा किया जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो फिर काम को जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एप्रिसिएशन वो एक प्लस है। आप अप्रिशिएट करेंगे, आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा जी, उसामा भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आजकल, थोड़ा अपने बारे में हमें बताइएगा। मैं MMA की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सर हमें ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स आते हैं, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई भी आता है और ग्रैपलिंग भी आती है। ठीक है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ना इससे आप में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा पैदा होती है। आप नई नई चीज़ें रोजाना सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ भी, थोड़ा हमसे शेयर करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में तो हमें बहुत पेन होता था बॉडी में, क्योंकि इतनी सारे टफ ट्रेनिंग कराते थे। लेकिन जब ट्रेनर है। हाँ। असल में हमें फोकस होता है रिजल्ट की तरफ। सही। तो अगर आप थोड़ी सी एट द एंड अगर आपका नतीजा अच्छा आ रहा है, आप जीत के आ रहे हैं, तो सारी चीजें, सारी थकन वो मतलब काबिल बर्दाश्त है। वो तो आपको एक खुशी ऐसी होती है उस टाइम, तो एनर्जी का लेवल जो है ना वो ऐसे हाई होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा। आप ट्रेन करते क्यों, आप खुद को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक बिल्कुल हल्का हाथ रखें, ट्रेनिंग आराम आराम से करें, जाएं मार खाएं वापस आ जाएं, आपकी चॉइस है। दूसरा ये ट्रेन हार्ड करें, जाएं मार के आए और जीत के आए। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह भी सर बता रहे हैं, तो एनर्जी लेवल आपका कैसा है? मैं सर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। शुरू में तो हमें पेन होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी ना उसके मुताबिक ढलती है। हाँ बिल्कुल। जिससे ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। अच्छा। इवन कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील करता हूँ। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, अगर कोई फाइट हो जाए तो मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ। तो किस तरह शौक पैदा हुआ कि हाँ मुझे इस तरफ आना चाहिए और अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? मूवीज से, एक तो फाइटिंग मूवीज से बहुत ज्यादा, दूसरा स्कूल में हमें सबसे पहले जो हमारे कराटे मास्टर आए थे उन्होंने हमें सिखाया था, उससे मेरा शौक पैदा हुआ। फिर छूट गया स्टडीज की वजह से। फिर अब यूनिवर्सिटी में आके ना फिर दोबारा शौक पैदा हुआ कि ना इस तरफ आना है, MMA की तरफ। सही। अच्छा सर, आप MMA का क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस तरह लोग जो हैं वो सीखना जो चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, उनके हवाले से बताइएगा। आप कह सकते हैं मुल्तान में मैं पायनियर हूँ MMA का, कि इसको मुतारिफ करवाया। और बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ मार्शल आर्ट्स है जिसमें तमाम वो स्किल्स MMA बेस इस पॉइंट पे करता है कि आप अगर स्ट्रीट में आपको कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको सर्वाइव कर सकें, हैंडल कर सकें। सही। हर मार्शल आर्ट के डिसिप्लिन की एक अलग लिमिटेशन है। जैसे आप कराटे कह लें, कराटे आपको पंचेज और किक्स सिखाता है, बट आपको थ्रो नहीं सिखाता। तो कोई भी रेसलर किसी भी कराटे का आराम से आके उठा के नीचे फेंकेगा, और ऑब्वियसली आपको कोई उठा के नीचे फेंके आपको इतनी चोट लगती है कि आप फिर पंच किक्स कर ही नहीं सकते। और सेम इसी तरह ताइक्वांडो की बात कर लें, ताइक्वांडो में जस्ट किक्स हैं, पंचेज ही नहीं है। जूडो की बात कर लें, जूडोज में पंचेज किक्स ट्रेन करते हैं बट कंपटीशन में यूज नहीं करते, सिर्फ थ्रोज यूज करते हैं। रेसलिंग है उसमें थ्रोज वगैरह नहीं होती, मोस्टली टेक डाउन करते हैं, और पंच किक्स उसमें भी नहीं है। तो अगर आप एक मींस के यूनिक मार्शल आर्ट पे रहते हैं तो आप किसी न किसी उसकी तरह से उसकी जो लिमिटेशंस है उसको भी कैरी कर रहे हैं। MMA वो सारी लिमिटेशंस आपको बाहर निकालता है। इसमें आप स्टैंड अप, आप खड़े हुए, आप पंचेस कर सकते हैं, किक्स कर सकते हैं, हम फुल बॉडी ट्रेन करते हैं, हम थ्रोज ट्रेन करते हैं, हम टेक डाउन ट्रेन करते हैं। इवन आपने गिराने के बाद क्या करना है, या कोई आपको गिरा लेता है तो क्या करता है। इस आर्ट को बेसिकली ब्राजीलियन जिजित्सु बोलते हैं, ग्रैपलिंग भी बोलते हैं। तो मींस के ये बॉक्सिंग से स्टार्ट होता है, ग्रैपलिंग तक जाता है। ठीक है। स्टैंड अप से लेके क्लेंच डाउन और फिर ग्राउंड गेम, ये सारी MMA में इंक्लूड होती है। और जो बाकी मार्शल आर्ट से इसका फर्क ये है कि ये स्ट्रीट इफेक्टिव है। मींस कि हम जिस इंटेंसिटी को ट्रेन करते हैं वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि बाकी जो मार्शल आर्ट्स हैं वो इस इंटेंसिटी को नहीं टच कर पाते। स्ट्रीट्स में क्या होता है, आपने शायद कभी सुना हो, अक्सर हमारे साथ, क्योंकि फील्ड ही हमें कहानियां वगैरह सुनने को मिलती रहती हैं कि फलां ब्लैक बेल्ट था, कराटे का था, ताइक्वांडो का था,
2 लड़के थे, 4 लड़के थे, उन्होंने आके बहुत मारा। मतलब आपने 2-4 साल ट्रेन भी किया और उसके बाद भी आपने मार खाई है, तो फिर आपने गलती की ट्रेनिंग करके। उससे अच्छा आप जिम करते और बस फिटनेस को, या सिर्फ फिटनेस की तरफ रहते, मार्शल आर्ट्स की तरफ ना आते। हमारा ये फोकस होता है कि आपने जितना टाइम लगाना है उस टाइम के साथ आपको कुछ ऐसा स्किल भी आना चाहिए कि आप खुद को भी डिफेंड कर सकें, आप अपनी फैमिली को भी डिफेंड करें, आपके जो लव्ड वंस हैं जो आपके अराउंड होते हैं उनको भी आप डिफेंड कर पाएं। तो एमएमए उस जो एक बैरियर है उसको आपको क्रॉस करने में हेल्प आउट करता है। स्ट्रीट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हम उससे ज्यादा इंटेंसिटी पे हम ट्रेन कर रहे होते हैं, तभी जिस तरह अभी उसामा बता रहा था कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। आपको सीरियसली बाहर चलते हुए लोग जैसे कागज के होते हैं इस तरह से फील हो रहे थे। मुझे पता है कि अगर मैं 5 या 10 लोगों के साथ भिड़ जाऊंगा तो इवन मैं आपको टाइम फ्रेम भी दे सकता हूं, इतना मुझे टाइम लगेगा उन्हें गिराने में। अब मेरी मर्जी में उन्हें फिजिकल डैमेज करूं, मेरी मर्जी में सिर्फ फासला बना के रखूं, मेरी मर्जी में उन सबको बारी बारी बेहोश कर दूं, और मुझे किसी को बेहोश करने में 9 से 10 सेकंड लगेंगे कैलकुलेटेड। तो इवन वो भी ट्रिक्स होती हैं ऐसे, हम ऐसे नहीं कि हम चाहे और अगलों को भी बेहोश कर दें। यूट्यूब पे मेरी काफी वीडियोस हैं ये बेहोश करने की, और वो मींस की बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में थी। तो अब ये कॉन्फिडेंस किस तरह से आया, ऑब्वियसली एक सही चीज ट्रेन करके। और फिर ये होता है अगर आपने कुछ करना है, कोई भी आपका टारगेट है, तो आपको उस टारगेट के हिसाब से ही कुछ भी चूज करना है जो आपको उसको अचीव करने में हेल्प आउट करे। सही। मिसाल के तौर पे आपने अगर डॉक्टर बनना है तो फिर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करेंगे, आप एमबीबीएस ही करेंगे। तो सेम है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मार्शल आर्ट करें या कुछ भी सेल्फ डिफेंस के हवाले से सीखें, तो वो चीज सीखें जो आपको बाकी फायदा दे स्ट्रीट में। ऐसा ना हो कि आप वो मूव्स कर रहे हैं जो आपको जिम में तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाहर को जाके सीधा एक थप्पड़ लगाए और आपके सारे मूव्स बाहर पड़े। अच्छा ये बताएं कि आपके साथ कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि कभी आपने ये तो अपने जब आप ट्रिक सिखा रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, कभी इस तरह कभी रियल लाइफ में कोई वाकया ऐसा हुआ? स्कूल लाइफ में इस तरह के बहुत होते थे, और ये एक होता है जब आप कुछ नया सीख रहे हो, बिल्कुल नया नया एक डिफरेंट वाला जोश होता है, उस वक्त आपका खुद दिल करता है, आप थोड़ी सी भी जिसमें ताकत आती है ना, अब आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ख्वाहिश आती है कि लोग आपको एडमायर करें, आपको देखें, लोग माने कि आप ताकतवर हैं। बिल्कुल। तो ये वो जो बचपना हुआ करता था, मतलब 14-15 साल की एज, उस वक्त ये चीज बहुत होती थी। उस वक्त होता था कि अच्छा बाहर चल रहे हैं तो इसने मुझे अगर इस तरह देखा, इसने ऐसे क्यों देखा है, मुझे इसे समझाना चाहिए, इसे मुझे ऐसे नहीं देखना। तो प्लस ये लोग मुझसे खौफजदा हों, डरें, ये चीज, ये ख्वाहिश आती है। फिर जैसे जैसे आप ट्रेन करते हैं, आप थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, आपका स्किल लेवल अप होता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। फिर आपको पता चलता है अच्छा अब वो एक बर्दाश्त और तहम्मुल ना आपको अपने अंदर रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाहर लड़ाई कर लेता हूँ, इवन मैं भी उसामा की बात करता हूँ, उसामा ट्रेन कर रहा है, तो इसके मसल में, इसकी स्ट्राइक में, एक नॉर्मल बंदे की स्ट्राइक में बहुत फर्क होगा। एक बंदा जो ट्रेन नहीं करता, वो अगर आके उसामा को बहुत जोर पूरी ताकत से भी मारेगा, इसको शायद बहुत ज्यादा भी हो, ये लड़खड़ाएगा, वो भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेगा, बर्दाश्त कर जाएगा। ये अगर किसी को मारेगा तो उसकी शायद कोई हड्डी शड्डी हिल सकती है, और अगर टारगेट मारेगा तो नहीं सकता। बिल्कुल। आप मीन्स के आपने 6 महीने साल भी लगा लिया ना, तो आप नॉर्मल लोगों से हट जाते हैं। और फिर वो लोग जो 5 साल 10 साल हो गए, वो वैसे भी वो मतलब उन्हें आप नॉर्मल कैटेगरी में करते भी नहीं। इवन उनकी जो फिजिकल, मिसाल के तौर पे जैसे ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो एक एथलीट का ब्लड प्रेशर और एक नॉर्मल बंदे का नॉर्मल ब्लड प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है। एथलीट 140 अबव पे भी नॉर्मल हो सकता है, मतलब 170, 180, नॉर्मल बंदे को 80 to 140 रहना है। एथलीट 160, 180 पे भी है, तो हो सकता है उसके लिए नॉर्मल हो, क्योंकि उसने बॉडी को ट्रेन उस तरह से किया है। और अगर वो 80 से नीचे भी आता है तो भी उसका वो नॉर्मल होगा। मीन्स के मुझे अपना याद है कि मेरा ब्लड पल्स 60 माइनस में रहा है। अच्छा। तो अब नॉर्मली ये चीज एक बहुत वो है कि बहुत लो ब्लड प्रेशर है, बट मेरे लिए वो नॉर्मल था, क्योंकि मैं स्टेमिना को ट्रेन करता था और मेरी ट्रेनिंग इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो वो बॉडी फिर कोप अप करना शुरू कर दिया। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस तो आ रही होती है। बिल्कुल, आपकी बॉडी आपकी हर एक्टिविटी को अडॉप्ट करती है। अगर आप बहुत ज्यादा सोना शुरू कर दें, बॉडी उसकी आदत डाल लेगी। आप कम सोना शुरू कर दें, बॉडी उसकी आदत डाल लेगी। तो हमारे लिए बस मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि आप फिर बॉडी को वो चीज, अगर उसने आदत डालनी ही है तो आप उसे किसी अच्छी चीज की आदत डालें, आप ट्रेन करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रांग करें, और प्लस वो जो जितनी भी अच्छी हैबिट्स हैं वो अडॉप्ट कर लें। अच्छा, क्या समझते हैं कि इस टाइम गर्ल्स भी जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, देख रहे हैं आप, उनकी दिलचस्पी है कि वो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो लें? गर्ल्स जरूरत के हिसाब से भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी रिसेंट काफी सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे। और फिर ये एक ट्रेंड होता है, मीन्स के जैसे सोशल मीडिया पे एक कोई खबर आई, फिर सबको अचानक से जरूरत फील होती है कि अच्छा हमने ट्रेन करना है, और फिर 4-6 महीने
वो एक कैफियत रहती है, फिर अचानक से हर चीज खत्म। और ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है, मतलब खवातीन चाहती भी हैं, लड़कियां चाहती भी हैं कि वो ट्रेन करें, घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स होते हैं, मुआशरे की कई और चीजें होती हैं जो उनके लिए हर्डलाइज करती हैं। और ये फैक्टर फॉर्चुनेटली हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, और जो गोरे हैं या जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए फॉर्चुनेट है कि वहां पे ये बैरियर्स नहीं है उनके। वहां पे जिम्स में कई जगह पे मर्दों से ज्यादा खवातीन की तादाद होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब वो हर बार डिपेंड नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जा रहा है, उसके साथ उसकी 2 बहनें हैं, अब वो बहनें मुसलसल उसी पे डिपेंड करेंगी कि यही हमारी हिफाजत कर सकता है, और आगे 4 लड़के हो तो वो अकेला क्या करेगा। और अगर उन 2 को भी मींस कि वो फिजिकली ट्रेंड होंगी, कॉम्बैट ट्रेंड होंगी, तो वो भाई को पीछे करेंगी, खुद आगे जाके शायद 2-4 को आराम से मतलब पीट दें। तो वो वैसे ये बेहोश करने वाली जो है ना ट्रिक आपसे मुझे भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लड़कियों को जो है वो अपने आप को सेव करने के लिए उनको भी कुछ ट्रिक्स जो हैं वो बड़ी जरूरी है, उनको आनी चाहिए, मेरे ख्याल में अवेयरनेस होनी चाहिए। बेसिक चीजें वो आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। मीन्स कि आपके पास कोई एक ऐसा आपके बैग में कोई एक ऐसा औजार होना चाहिए, कोई इक्विपमेंट हो चाहिए, कोई भी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप जरूरत के वक्त एज अ वेपन यूज कर सकें। जरूरी नहीं कि वो वेपन दिखे भी, मीन्स के वेपन दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल वेपन की तरह हो सकता है। तो आप एक छोटा सा ब्लेड रख सकते हैं, जो फल काटने वाला जो भी चाकू है। और फिर अक्सर डिस्कशन के दौरान लोगों के साथ ये एक जो उनकी ऑब्जर्वेशन आती है वो ये कि अच्छा अगर हम मार देंगे तो उसे चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो ये नहीं कंसीडर करते कि जो बंदा उनको हैरेस कर रहा है या उन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी, वो उनकी सेफ्टी बिल्कुल नहीं देखेगा। सेफ्टी को तो किसी नजरिए से आ ही नहीं रहा। अटैकर जब आपकी सेफ्टी को नहीं फोकस कर रहा, तो आप उसकी सेफ्टी को क्यों देखते हैं? आप मार कर दें उसके फेस पे, आपके पास एक नाइफ है, आप फेस मार कर दें, सारी जिंदगी वो उस मार्क के साथ रहेगा और उसे याद आता रहेगा कि ये नहीं करना। और जो जो उसको देखेगा उसके लिए भी एक ही इबरत होगी। मींस कि आप वेट मत करें कि आपको कोई आके बचाएगा। बिल्कुल आपको पुलिस काबिल होना है कि आप खुद को भी बचाएं और अपने आसपास वालों को भी बचाएं। बिल्कुल। अच्छा उसामा, आप बताएं क्या स्टडीज के हवाले से बताएंगे, किस तरह जा रही हैं आपकी स्टडीज भी कर रहे हैं, क्या एम गोल्स हैं? अभी तो मैं स्टडीज कर रहा हूँ, बीकॉम यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ BSEDU से। अच्छा। इसके बाद मेरा प्लान MMA में आगे प्रोफेशनल पे जाना है, और इसके साथ साथ मैं बिजनेस पे भी फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को स्टेबल भी कर सकूं। और जिस तरह अमर ने अभी कहा था कि ख्वाहिशात होती हैं थोड़ी सी एज में जाके डराना शराना, तो इस तरह तो नहीं ना किसी को डराने के लिए कुछ इस तरह की आप ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो? नहीं, इस ट्रेनिंग से ये होता है कि आप तब से काम हो जाते हो, आपको किसी चीज की भी टेंशन नहीं होती, बर्दाश्त और आपकी जो है सब्र, ये चीजें जो है वो आपने। अच्छा जी, सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे आप? खाने वाले से बात कर रहा हूँ जी। मुझे नाश्ते में आदत है रोटी खाने की, तो वो सेहत के लिए कैसा है? ऐसा तो नहीं कि नुकसान देगी? अमर आप क्या पूछे इन्होंने? नाश्ते में सुबह नाश्ते में जो है रोटी खाते हैं, और रोटी आप दोबारा क्वेश्चन दोहराएंगे सलीम साहब? रोटी करता हूँ मैं नाश्ते में, मतलब हल्की रास्ता बिजा नहीं लेता मैं, पापड़ वगैरह रोटी वगैरह नहीं लेता, रोटी की आदत है मुझे। तो मेरे लिए सेहत के लिए कैसा, जबकि मुझे करीब मुझे शुगर बताया था उन्होंने। शुगर के हवाले से कि रोटी खाता हूँ मैं, कोई ब्रेड जो इस तरह की जो है वो नहीं लेता मैं नाश्ते में, मुझे रोटी खाता हूँ। ठीक है। जो भी ग्रेन्स है उनमें भी एक सर्टेन शुगर लेवल होता है। अगर आपको शुगर के हवाले से देखना है तो आपको अपने जो भी आपका न्यूट्रिशनिस्ट है या जो भी डॉक्टर है, एक बार उससे कंसल्ट जरूर करना है। वैसे रिफाइंड फ्लोर भी मिलता है जो जिसका शुगर लेवल बहुत कम होता है, तो वो भी खाए जा सकते हैं। अच्छा, जो भी आपकी डाइट है उसमें आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि उसकी क्वांटिटी क्या है, आपको उसका बेसिकली एनर्जी लेवल देखना होता है। शायद ये पूछना ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ रोटी खाते हैं नाश्ते में और इन्हें ये फील होता होगा कि रोटी खाने के बाद भी इनका वो जो एनर्जी उस तरह से नहीं आ रही। ठीक है, अगर इनका ये सवाल है तो फिर इनको ये देखना है कि जो भी ये फ्लोर ले रहे हैं उसकी सिर्फ मींस के देख लें कि कैलोरी काउंट और एनर्जी काउंट क्या है। मोस्टली वो जो भी आपका वो पैकेट होता है उसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। नहीं, आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी आपका न्यूट्रिशनिस्ट करीब है उससे पूछ सकते हैं, जिस इदारे से मंगवा रहे हैं उससे पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या कैलोरी वैल्यू है, एनर्जी कितनी मिलेगी। तो अगर आप एनर्जी पे फोकस करेंगे आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। और नॉर्मली आपको नाश्ते में आप मैक्सिमम इनटेक कर सकते हैं, बेहतर है कि आप ज्यादा खाएं, आप पराठे भी खा सकते हैं
और रोटी खाएं, पराठे खाएं, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर आप ओबीज हैं, कुछ और अगर कोई इलनेसेस, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। एक्चुअल होता ये है कि हम जब भी किसी को डाइट रिकमेंड करते हैं तो हमारे सामने काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, एज, हाइट, वेट, मेडिकल हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें जब हमें पता होती है, हम बेहतर एक रिकमेंड कर पाते हैं। जनरली हम बताएं, नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, आप तो सुबह नाश्ते में आप मीन्स के कार्ब्स थोड़ा ज्यादा इंटेक कर लें, फैट्स भी सुबह कर सकते हैं, प्रोटीन आप नॉर्मल भी रखें, सुबह नाश्ते में ना भी करें चलता है। दोपहर के वक्त आपको फैट्स नहीं करने, कार्ब्स करने हैं। रात के वक्त आपको कार्ब्स कम कर देने, आप सिर्फ प्रोटीन पे रहें तो सबसे बेस्ट है। और फैट को आप दोपहर या रात के दरमियान शफल भी कर सकते हैं। नाश्ता आपका अच्छा होना चाहिए, नाश्ता आपका अच्छा होना चाहिए। आप अगर फाइबर डेफिशिएंट है तो फिर आप ब्रेड्स वगैरह की तरफ जा सकते हैं, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ पराठे या सिर्फ रोटी खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गंदम खा सकते हैं। बट अगर आपको शुगर का इशू है तो फिर आपको देखना है कि जो भी आप आटा ले रहे हैं, जो भी गंदम है, उसका शुगर वैल्यू आपको कितना मिल रहा है। सही। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाजरीन, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और फिटनेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको हम बता दें, वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, फिटनेस के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या, जैसे हम नाश्ते की हम बात कर रहे थे, हमारे अब जो अमूमन अब हमारी जो रूटीन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी हुई है। अब जैसे मौसम भी जो है वो चेंज हो रहा है, उसके हवाले से भी बताइएगा थोड़ी डाइट क्या होनी चाहिए। लोग जो है वो बड़ा कॉन्शियस होते हैं इस मामले में भी कि सुबह के नाश्ते में जो है वो किस तरह की ग़िज़ाएं जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मैं कुछ बस कुछ टिप्स देता हूँ। एक, सुबह के नाश्ते में जो अंडे हैं वो आप लाजमी ऐड करें। अंडों का एनर्जी लेवल, अच्छा, कुछ लोगों का ये भी बड़ा ख्याल होता है ना कि गर्मियों में अंडे नहीं खाने चाहिए। रीजन पूछ लें क्यों नहीं खाना चाहिए। कोई अगर आपको सेटिस्फाई कर सकता है अच्छे रीजन देके तो फिर बिल्कुल उसकी मान ले। और अगर नहीं कर पाते सिर्फ इस वजह से कि मेरे बड़ों ने कहा है या मैंने सुना है, तो फिर सुनी सुनाई पे आपको नहीं अमल करना चाहिए, आपको किसी प्रोफेशनल से मशवरा ले लेना चाहिए। तो अंडों का एनर्जी लेवल और जो सोलबिलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आप इनटेक करते हैं, आपको विद इन लाइक और हाफ एन आवर आपको फील होता है अच्छा एनर्जी आपको आ गई, तो वो थोड़ा सा रैपिड एनर्जी देते हैं। इस वजह से सुबह के नाश्ते में आपको अंडे मीन्स के मस्ट ऐड कर लेने चाहिए। दूध अगर आपको डेली पीने की आदत है, वैसे तो लाजमी होनी चाहिए। लोग मोस्टली रात के वक्त दूध पीते हैं या दूध सोडा वगैरह, जो हमारा रुझान है। और जैसे गर्मियों में एक नॉर्मल रूटीन हो जाती है तमाम फैमिलीज में मोस्टली में कि रात के वक्त दूध सोडा चलता है। तो दूध सोडा अगर पीना है तो दोपहर का टाइम बेस्ट है, रात के वक्त बिल्कुल नहीं पीना। और दूध अगर पीना है तो सुबह का टाइम बेस्ट है। बेसिकली सुबह, क्योंकि आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप वो चीजें इंटेक करें जो आपको पूरा दिन सर्वाइव भी करवा सकें। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह के वक्त बिल्कुल नहीं खाते या फिर बहुत कम खाते हैं। और फिर उस पर बिल्कुल खाली पेट दिन चल रहा होता है, ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए बच्चे, दोपहर को थोड़ा सा खा लिया, रात को पेट भर के खाया। और वो रात का खाना, उसके बाद आप अपने एक्सर्शन कुछ करना नहीं, आपने सो जाना है। तो आप बॉडी को बिल्कुल एक डिफरेंट गैर जरूरी कुछ अवामिल है जिनमें आप मसरूफ कर रहे हैं। जिस वक्त उसको एनर्जी चाहिए उस वक्त आपने दी नहीं है, और जिस वक्त उसको रेस्ट चाहिए उस वक्त आपने उसको एक्स्ट्रा काम पे लगा दिया कि दिन में मैंने तुझे मसरूफ रखा है, रात को खाने के थ्रू मतलब मैं सो रहा हूँ, तू मसरूफ है। तो ये थोड़ी सी चीजें चेंज करने वाली है। मीन्स के सुबह के वक्त इस तरह की डाइट होनी चाहिए जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी दे। दोपहर के वक्त आप एनर्जी थोड़ी सी कम कर लें, क्वांटिटी थोड़ी कंट्रोल कर लें। रात के वक्त आप अपनी क्वांटिटी को और मिनिमाइज कर दें। मीन्स के खाली पेट भी ना सोएं, लेकिन खाली पेट के करीब तर सोएं, ताकि रात के वक्त आपको बिल्कुल आपकी बॉडी को बजाय जो एफर्ट उसको खाना हजम करने में लगनी है, वो एफर्ट आपको हील करने में लगे। तभी हम लोग स्ट्रेस्ड उठते हैं, हम लोग थके हुए होते हैं सुबह जाके। रीजन ये होता है हमारी बॉडी हील नहीं कर रही होती। अच्छा जी, कॉल पे हमारे साथ जो है लैला लतीफ साहिबा मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम अपने नाज़रीन को बता दें कि प्री मैरिटल अफेयर्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लैला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, आज लैला, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने टॉपिक जो चूज किया वो प्री मैरिटल अफेयर्स पे है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। एक्चुअली देखिए, प्री मैरिटल जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आज की जो हमारी यूथ है वो बहुत ज्यादा इस चीज में फंसी हुई है, जिसकी वजह से जो उनके गोल्स हैं, मोटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज से हट जाते हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है यूथ को, जो रिलेशनशिप्स में वो आते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि भाई ये रिलेशनशिप हमारा वेरी शॉर्ट टाइम के लिए है, या फिर हम इसमें कितना लॉन्ग इसमें हम इंडल्ज होकर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि आप अगर किसी को भी जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते अपना कोई भी रिलेशनशिप, तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई इशू है। प्री मैरिटल जो रिलेशंस हैं इसमें ये चीज आती है कि आफ्टर इफेक्ट बहुत है इसमें कि आपके जो प्री रिलेशन जो आपके बनते हैं उसमें आपकी जो है फ्रेंडशिप जॉन है, उसके अलावा जो आपके फैमिली टर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो सारी एनर्जी ले लेती है इन नेगेटिव कंटेंट, या फिर आप कहने के इनसिक्योरिटी तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है। फिर इस तरह से जब एक इंसान है वो नॉर्मल है, उसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वो इस तरह के प्री जो मैरिटल रिलेशंस हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशंस हैं उन वजूहात की वजह से ना बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं और इनसिक्योरिटीज जो है ना इनमें जनरेट होती हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह की कोई भी जनरेट हो सकती है इनसिक्योरिटी, और वो फिर लेवल जाता है एग्रेशन और डिप्रेशन और लॉट ऑफ डिसऑर्डर जो फिर उन्हें फेस करना पड़ता है। सही। अच्छा, क्या समझती हैं किस तरह ताल्लुकात को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है? क्या करना चाहिए? ताल्लुकात को बेहतर किस तरह से, इन विच कंटेंट? हेलो जी लैला, आपकी कॉल पे हैं आप, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं आप बताती चलूं कि जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ना इनकी कुछ वैल्यूज हैं जो अगर हम समझ लें कि जो वैल्यूज हैं जो हमारे रिस्पेक्ट का एलिमेंट है और उसके अलावा हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो बेसिक हमारी रिलेशनशिप की जो नीड होती है, अगर हम उसको पूरा करें, ठीक है, वो किसी भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉटर है, एक यार डॉटर के अलावा एक सन है, आपकी फ्रेंडशिप है, अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं आप कोई भी लेबलाइज कर देते हैं किसी भी रिलेशनशिप को किसी भी टर्मिनोलॉजी के साथ। उस टर्मिनोलॉजी की बेस पे आप जो आपकी कह लें कि वैल्यूज हैं वो अगर आप देते हो तो आपको बैक इन होती है, जब वो बैक इन होती है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर वे में जाता है। अगर उसमें उसी तरीके से जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाती और इनसिक्योरिटी जो है ना इसमें जनरेट होती है। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं आजकल जो है लोग डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? किस तरह हम अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, मूड स्विंग्स तो इसीलिए होते हैं कि जब एक पर्सन है वो मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं कि जब एक पर्सन है वो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर पाता अपने आप को। पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही उस तरह से काम नहीं करेगी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आएंगे इसमें। और उस पर काम करने के लिए हमें सिर्फ अकेले को नहीं, उसमें हमारे डाइट प्लान भी होता है हमारी मूड स्विंग्स में, ठीक है। अगर आप अच्छी नींद ले रहे हो तो आपकी जो है मूड पर बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप अच्छे से सारी चीजें जो है लेकर चलोगे तो आपकी कोई भी चीज जो है ना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। अच्छा, आप क्या समझती हैं लैला, जिस तरह इसके ऊपर भी काफी अवेयरनेस होनी चाहिए, हम अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं, एजुकेशन की बड़ी जरूरत है, क्या कहेंगी किस तरह तरबियत की जा सकती है? किस तरह से क्या, सॉरी, तरबियत की जा सकती है अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए? मैं ये बात करना चाह रही थी। रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए जी, क्या, किस तरह अपने रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है, किस तरह की तरबियत, एजुकेशन के हवाले से बात हाँ जी। रिलेशनशिप्स को देखिए, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर सोसाइटी वी आर वन ऑफ देम जो कि सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस पर चलते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो सिचुएशनल और कंडीशनल होता है, ठीक है। हम अपने रिलेशन को किसी भी तरह से इन अ शॉर्ट फॉर्म अगर हम ये कहें कि आप अंडरस्टैंड करें किसी भी दूसरे को, अगर कोई भी है अगर आपको अवॉइड कर रहा है या आपसे जो है आपसे रिलेशन, क्योंकि ये प्री मैरिटल के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसी चीज पर या फिर आफ्टर भी अगर देखें इसके, तो हम ये चीज देखते हैं कि जो हम अगर सेक्रीफाइस करें उस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की गिव एंड टेक की बात की है, उसी बेस पे अगर हम उस चीज को अंडरस्टैंड करें तो काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं।
अरे क्योंकि हम लोग भी देख लेते हैं हमारे जो मामलात हैं, हम जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते तो वहीं से बिगड़ना जो है वो शुरू हो जाता हाँ, है। क्योंकि हमें देखना चाहिए कि अगर ये पहले तो बंदा ऐसा नहीं करता, लाइक अगर हमें किसी पर्सन की नेचर जो है वो अगर पता है हमें कि ये नेचर वाइज ऐसा पर्सन है, लेकिन आज ये बहुत एंट्रम शो कर रहा है, आज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो दूसरे पर्सन को, जो भी उनके सर्कमस्टांसिस में जो लोग हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो उससे पूछें, पहले तो उन्हें काम डाउन करें, फिर उनसे पूछें कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू आर डूइंग दिस। पहले तो आप ऐसा नहीं करते। यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि आप कोई साइकोलॉजिस्ट ही होगे, कोई आलन फाजिल होगे तो ही आप कोई आप किसी को जो है ना काम डाउन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। खुद में बर्दाश्त करने की जो है जरूरत है। बिल्कुल हाँ जी, जी, बर्दाश्त भी करें, सेक्रीफाइस करें, पूछें, दूसरे का साथ दें, और अंडरस्टैंडिंग लेवल इसी तरह बढ़ता है। कम्युनिकेशन जो है गैप खत्म करें, कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है तो हर चीज जो है ना कंट्रोल होती है। अच्छा, हम ये भी तो देखते हैं लला कि जिस तरह कम्युनिकेशन गैप की आपने बात की है, तो ये तो बहुत ज्यादा है कि हम लोग में जो ईगो आ जाती है, तभी जो है वो रिलेशनशिप जो है वो ईगो की बेस पे जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप बिल्कुल ऐसा है कि देखिए कम्युनिकेशन में जब आपकी देखिए ईगो वगैरह भी यही सारी चीजें हैं ना जो इनसिक्योरिटीज को जनरेट करती हैं। बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल जब आपका हाई होता है, स्ट्रीम नहीं भी आप करते हैं, लेकिन तो एटलीस्ट आप दूसरे को स्पेस देंगे वो आके आपसे अपने दिल की बात कर सके, क्योंकि हम इतना जजमेंटल होते हैं जिसकी वजह से अगला बंदा जो है ना वो कम्युनिकेशन जो उसकी जो है ना वो वीक होती जाती है, वो उस तरह से जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ठीक है, जब आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो जो है एक गैप क्रिएट होगा, क्योंकि हम आजकल जो है ना बहुत अफरा तफरी का जो है ना दौर है। ठीक है, कोई किसी को बैठ से समझाने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि हम लोग समझना नहीं चाह रहे होते, तो फिर वो जाहिर है दूसरा अगर कोई समझा भी रहा हो तो वो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही होती, हमें बुरी लग रही होती, अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि हम असल में ना हम ये चाह रहे होते हैं कि हम जिससे जो बात कर रहे हैं उसके दिमाग में भी हमारी ही बात हो, तो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो पहले किया होता है, हमें जवाब भी अपने मुताबिक चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल। जब ये दो चीजें आती है ना तो बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि दूसरा पर्सन जो है वो आपको स्पेस ही दे रहा होता है, आपसे बात भी कर रहा होता है, सवाल भी खुद जवाब भी खुद वाला कुछ मैटर आ जाता है इसमें। हाँ, और वो इनसिक्योरिटीज के हवाले से भी यही बात होगी कि जब आप बहुत ज्यादा चीजें आप नहीं शेयर कर पा रहे होते तो वो चीजें भी आपको जो है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। आप बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस हो जाते हो और हर चीज को नेगेटिव लेना शुरू कर देते हो, नेगेटिव लेना शुरू कर देते हो। इवन दैट जो भी आपके सर्कमस्टांसेस में चीजें हो रही होती हैं, आपको लग रहा होता है कि ये बस इसीलिए हो रहा है, ये तो ये मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है, ये मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है, या ये कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स का जो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्यून करता है आपको। जब वो आपको नेगेटिव ट्यून करेगा तो आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स होंगे उसमें आपको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होंगे। जब आपके ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जितने भी रिलेशन हैं आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इवन दैट अगर कोई आपसे ये भी कह रहा है कि आप 5 मिनट बैठो मैं जरा वॉशरूम से आऊं, तो वो आप सोचोगे कि नहीं ये बस बहाने से उतर गया है। बिल्कुल, वो आपके दिमागी जो है ना हालत को वो ज्यादा बिगाड़ देता है। बिल्कुल जी, अनस्टेबिलिटी जो है ना वो क्रिएट होती है। बहुत शुक्रिया लैला आपका, आप हमारे साथ रही और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूवर्स तक भी पहुंची होगी। और यही बात करूंगी कि मैं नाज़रीन से कि हम लोग जो है वाकई हमारे में ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस पे हमें ज़रा लोगों को जज नहीं करना चाहिए बल्कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, तभी हम अपने रिलेशनशिप्स को जो है जो हमारे प्यारे हैं उनको हम अपने करीब रख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमर हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा भी हमारे साथ हैं। अच्छा जी, फिटनेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिस तरह अभी हम लैला से भी कॉल पे बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ये वाली चीज़ें भी हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। ब्रेकअप्स हो जाते हैं, चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सूरत हाल बिगड़ जाती है रिलेशनशिप में। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास भी मोस्टली जो मीन्स के जवान जो भी यूथ है जब वो हमारे पास आते हैं तो इस तरह के सिनेरियोज को हमें फेस करना पड़ता है और हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है इफेक्ट से, कम्युनिकेशन इज द की। हमारे पेरेंट्स ने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन एक बैरियर बना के रखे हैं, बच्चे अपनी हर बात पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। और सेम
जब आप बड़ों की बात करें, मीन्स के मैरिड लाइफ में जो शौहर बीवी हैं वो आपस में बहुत चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये जो बैरियर्स हैं ये आपको प्रॉब्लम मीन्स के जो बेस बनती है प्रॉब्लम की, वो ये बैरियर बनते हैं। और फिर आपकी लाइफ में कोई एक बंदा आ गया जो आपकी गैर जरूरी सुन रहा है, आपको लगता है बस यही बंदा सही है, वहां से काम खराब होना शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे। तो एक तो आप मीन्स के अगर इन चीजों को आप सुधारना चाहते हैं तो आप बच्चों की शुरू से ही एक हैबिट इस तरह की बनाएं कि उन्हें पता हो कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मुझे नहीं करनी, मीन्स के वो सही गलत का एक उनकी गुट्टी में होना चाहिए। और फिर अभी जिस तरह मैं कह रहा था कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं उसका एक ही हल है जो मेरी नजर में सोल्यूशन है, वो ये है कि जो भी मर्द को, और औरतों के लिए तो मैं फिर हल्का हाथ रखना चाहूंगा, मर्दों को आपको उल्टा लटका देना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर कन्वर्सेशन में ये होता है कि यार इस्लाम ने तो 4 शादियों की इजाजत दी है। ये नहीं देखते कि कुरान कह रहा है कि आपको मशवरा दे रहा है कि आप एक ही को संभाल सकते हो, एक ही को अगर मैनेज कर पाओ तो बड़ी बात है। तो बेहतर ये कि एक ही के साथ अच्छा, वो मर्द इसलिए खुश हो जाता है कि इस्लाम में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जिम्मेदारियां क्या हैं, आपने अगर कुरान की सुननी है तो कुरान जब आपको मशवरा दे रहा है तो वो बेहतरीन मशवरा है। फिर एक और होता है कि अच्छा हमने दूसरी शादी की है तो हमने निकाह ही की है। मेरी नजर में सबसे पहले 2 कान के नीचे पड़ने चाहिए उन्हें। बिल्कुल, सवाल ये करना चाहिए उनसे कि अगर आप सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं तो उससे पहले चलें आपने निकाह कर रहे हैं, ठीक है आप हलाल कर रहे हैं, उससे पहले आपने 1, 1.5 साल 2 साल जो उसको डेट किया है। ऐसे तो नहीं है ना कि आपने बिल्कुल पर्दे में बिल्कुल शरीयत के तमाम चीजें आपने सामने रखी हो और आप मीन्स की शरीयत की हट के आपने कुछ नहीं किया और फिर आपने निकाह किया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब मुलाकातें होंगी, डेट्स होंगी, कुछ ना कुछ चलता रहा होगा तभी जाके इस स्टेप पे पहुंचे। तो वो जो आपने इतनी सारी चीजें गलत की हैं, गलत की बेस पे आप किसी सही चीज की तरफ नहीं मूव कर सकते। मीन्स कि आपने बेस ही गलत डाल दी और फिर आपने जवाब बना दिया कि मैंने तो एक हलाल काम किया, तो मीन्स के इलॉजिकल कुछ आर्ग्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। तो बेस फिर वही कम्युनिकेट करें बच्चों के साथ, उन्हें बिठा के बात करें हफ्ते में 1 दिन। और मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स की एक बहुत अच्छी हैबिट है कि वो उनके साथ बैठ के उन्होंने कोई ना कोई गेम खेलनी होती है। चेस एक बहुत अच्छी गेम है और टाइम अच्छा कंज्यूम करती है, प्लस आपको कम्युनिकेट करने का एक टाइम मिलता है। आप बहुत सारी ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो नॉर्मली आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको बच्चों के साथ इस तरह का बिल्कुल माहौल रखना है। आप उनके साथ नहीं खेल सकते, उनकी गेम का हिस्सा बनने से बैठ के देख लें। वीडियो गेम भी अगर वो खेल रहे हैं ना, आप उनके साथ सिर्फ बैठे, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी सुने, वो आपको बताने के आदी हो जाएंगे, वो आपको हर छोटी से छोटी बात बताएंगे। और यही चीजें जब वो बड़े भी हो जाएंगे तो उन्हें मीन्स कि किसी और से मशवरा नहीं लेना पड़ेगा। और माशरे में हर बंदा आपको बिगाड़ने के लिए बैठा हुआ है। ऐसी है। अच्छा जी, जवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जवार साहब क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं खैर खरीद। आप सुनाए जी, खैर खरीद है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। लगता है आप सारा दिन मेरे ख्याल आपके प्रोड्यूसर यही ढूंढते रहते कि कौन सा टॉपिक रखे। टॉपिक हम वो रखते हैं ताकि जो कि आजकल आपको पता है कि जो सबके काम आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उन तक इंफॉर्मेशन अवेयरनेस पहुंच सके। अच्छा जी, हमारा काम जो है सारा दिन खड़े होना, 4, 6, 8 घंटे खड़े होना, रात को फिर टांगों में दर्द होता है। ये उम्र का तकाजा है या कोई ये क्योंकि ही हो गए काम जो हमारा है ना, खड़े होके ही करना। चले आप अपनी उम्र भी बता दें कैसे हमें इससे थोड़ा मेरे काम है, उम्र को आसानी हो जाएगी आपको गाइड करने में। उम्र तो मेरी 60 है जी। अमर आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी। कोई खुराक भी अच्छी खाते हैं, तो दूध शूध रात को मैं नहीं पीता, दूध तो मैं दिन में पीता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोई आखिर उम्र का भी तकाजा होता है तो कोई ऐसा मशवरा दे दे कि जो बेहतर रहे। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कोई वॉक वगैरह की कोई रूटीन है? मींस के काम से हट के सुबह को या शाम को आप कोई वॉक वगैरह करते हैं? वॉक तो करते हैं, लेकिन जो रूटीन होती है ना वो नहीं करते। साइकिलिंग में ज्यादा करता हूँ। ठीक हो गया। और काम हमारा ऐसा है ना हेयर ड्रेसर वाला के सारा दिन खड़े ही रहते हैं हम, तो फिर वो सारा दिन घूमते ही रहते हैं चेयर के ऊपर। हमारी तो वही वॉक होती है 6 घंटे 8 घंटे लगातार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अच्छा, पहले तो उनको मेरे ख्याल में आप ये बताएंगे किस तरह अपनी उम्र को कम कर सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। आप 70-80 की एज में भी बहुत सारे वो काम कर सकते हैं जो जवान करते हैं, और सिर्फ इस बेस पे कि आपने अपनी रूटीन अच्छी रखी, आपने अपनी डाइट अच्छी रखी, आपने अपनी ट्रेनिंग रूटीन को नहीं छोड़ा, तो आप बिल्कुल सुकून में रहेंगे और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तो
एक फैक्टर होता है डाइट का आपकी लाइफ में, एक रोल होता है आपके वर्कआउट का, एक और हम चीज ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी स्टिमुलेशन, जिसको बहुत नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मसाज थेरेपीज जो है। तो कई बार आपको वर्कआउट और जो आपकी डाइट है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो आपको या तो स्ट्रेचिंग की तरफ मूव करना है, या फिर आप योगा कर लें, या फिर आप मसाज थेरेपी करें। जिस तरह ये बता रहे हैं कि सारा दिन खड़े रहते हैं, हाँ। तो अब ऑब्वियसली इनकी जो पूरी बॉडी का वेट है इनकी टांगों ने संभाला हुआ है, तो जो लेग मसल्स हैं इनके ऊपर एक्सर्शन ज्यादा है, और ये एक्सर्शन आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लें, 6 घंटे अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको मींस के 6-8 घंटे के सोने से आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। और फिर हमारी आदतें इस तरह से हैं, रात को हमने देर से खाना है, ज्यादा खाना है, सो जाना है, बॉडी को हील करने का टाइम नहीं देना। तो एक तो बेस्ट इनके लिए ये है कि ये मसाज मींस के करवाना शुरू कर दें, और विद इन अ वीक इन्हें फील होना शुरू हो जाएगा। इंटेंसिटी अपने मसल के हिसाब से वो वेरी कर सकते हैं कि अगर इन्हें हल्के हाथ का करवाना है कि भारी हाथ का मींस के आराम से करवाना है, या हैवी वाला, तो मसाज इन्हें एक हेल्प आउट करेगा। और डाइट तभी सपोर्ट करेगी अगर ये मसाज करवा रहे होंगे, अदरवाइज ये स्ट्रेचेज अगर करना चाहें स्ट्रेचेज कर सकते हैं, बस स्ट्रेचेज के साथ भी फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मसाज लाजमी करवाएं लेग्स का। और डाइट में जो चेंजेस कर सकते हैं या जो चीज इन्हें सपोर्ट करेगी, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर लें, और ये थोड़ा सा इन्हें प्लस जो जिस तरह मैंने अंडे की बात की थी, अगर ये 2 से 4 अंडे सुबह के अपने नाश्ते में ऐड कर लेते हैं, और उबले हुए अंडे बेशक जर्दी के साथ खा लें, बगैर जर्दी के भी खा लें, तो इन्हें विद इन 2 to 3 डेज इन्हें पता चल जाएगा बॉडी का एनर्जी लेवल अब डिफरेंट होना शुरू हो गया। और अगर नाश्ते में ब्रेड भी ऐड कर लें, ब्रेड और दूध, तो वो एनर्जी इन्हें थोड़ी ज्यादा देर तक कैरी भी करेंगे, और मींस के विद इन अ वीक अगर ये मसाज भी करवाना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को बेहतर फील करेंगे। अच्छा उसामा, आपकी क्या डाइट होती है? ट्रेनिंग जिस तरह आप हासिल भी कर रहे हैं, सर ने आपकी प्लान किया हुआ है? मेरी डाइट में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो इंटेक बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे मसल्स हैवी वेट्स उठाते हैं, जिससे हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सर हमें कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लें ताकि ना मसल्स ग्रो करें। सही। तो कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो क्या फील कर रहे हैं, क्या चेंजेस आपको, उसके हवाले से भी बताइएगा हमारे नाजरीन को, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन जो है वो भी, कि उनको किस तरह जो है इस तरफ आना चाहिए और किस तरह केयर करनी चाहिए। इससे पहले ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं लड़ता था घर में, लेकिन जब मैंने ये शुरू की ना तो मेरा गुस्सा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। जब अब मुझे किसी का फाइट करने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ना उससे क्या चोट लगेगी और मुझे क्या नुकसान होगा, नुकसान पहुंचेगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ मुझे। वैसे भी गुस्सा हराम है नहीं जी, तो उसके ऊपर तो कंट्रोल किया जाना चाहिए गुस्से के ऊपर। आजकल वैसे हम भी देख रहे हैं अमर, गुस्सा लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ी सी भी बात जो है हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब फौरन लड़ने लड़ाने पे आ जाते हैं, एक दूसरे के जो है गिरेबान पकड़ लेते हैं। ये तो हम बहुत ज्यादा देख रहे थे। अक्सर मैं भी सुबह बात कर रही थी, जब मैं आ रही थी तब भी ट्रैफिक हमारी, क्योंकि अब देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके साथ साथ लोगों में बर्दाश्त भी बहुत कम हो गया कि थोड़ा सा भी कोई गलत गया तो बस वहीं पे लड़ाई झगड़ा शुरू। और फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू एग्रेशन, और वो एग्रेशन आपको हमेशा वहां पे निकलता है जो आपसे कमजोर होगा। कमजोर बिल्कुल। मींस के फैमिली वाले आपके सामने नहीं बोल रहे तो आप वहां पे निकाल लेंगे, बाहर कोई आपसे हैसियत में या रुतबे में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये कमजोर है, मार खा लेगा, तो फिर आप उसी को चढ़ाएंगे, और आप अपने बॉसेस के सामने जाएंगे तो बिली बिली बने होंगे। तो हम इस एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज करते हैं, और मींस कि आपको कॉन्फिडेंस भी होना है और आपको अपने एग्रेशन पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल भी करना है, और वो चीज सबसे बेस्ट आती है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग एक और चीज करती है जो आपके हैप्पी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन जो है, वो आप वर्कआउट से, रनिंग और पुशअप, मींस कि अगर आप अपर बॉडी ट्रेन करते हैं तो आपके सेरोटोनिन बॉडी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सही। और नॉर्मली डिप्रेशन, लोग पूछते हैं कि डिप्रेशन हमें हो गया, एंग्जाइटी हो गया, तो हम क्या करें? तो सबसे बेस्ट वे ये, आप जितनी मर्जी मेडिकेशन कर लें, वो आपको थोड़ी देर के लिए काम डाउन तो करेंगी, बट वो आपके दिमाग से वो ख्यालात नहीं निकाल सकेंगे जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं। अगर आप रनिंग कर लेंगे, 1 माइल स्टैंडर्ड है, 1 माइल रन करें, डेली करने की आदत डाल दें, हफ्ते के अंदर आपको फील होगा कि अच्छा अब पहले जैसी कैफियत नहीं रही। और ये जो बच्चे ट्रेन करते हैं, इनका जो बेसिक रीजन है कि ये इनका एग्रेशन कंट्रोल में आ गया, वो ये कि इनके हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा जनरेट होते हैं। तो आप किसी भी एथलीट को देखेंगे, वो एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा आपको खुश नजर आएगा, बिला वजह का भी खुश नजर आएगा। रीजन उसको भी शायद ये चीज नहीं पता, बट रीजन यही है कि उसकी ट्रेनिंग उसको हेल्प आउट कर रही है, उसको खुश रखे हुए है। क्योंकि आज हम लोग जिस उसमें टाइम में चल रहे हैं, वहां हम देख रहे हैं टेंशन ही टेंशन है हर दफा। हम मुआशी सूरत हाल में भी बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं, लोग जो है बेरोजगार भी बहुत सारे हैं, वो जो उसके हवाले से लोगों में फ्रस्ट्रेशन
जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने एक चीज एक आदत बना ली, हम चीजों को खुद पे तारीख कर लेते हैं। हाँ, फॉर थोड़ी सी एग्जाम्पल भी आपने चीज हो। हाँ आपका अगर बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है या हाँ। होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, आप अभी से स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। मतलब हम पास्ट और फ्यूचर में रहने के आदी हो चुके हैं, हम प्रेजेंट को बिल्कुल इग्नोर किए हुए हैं। तो अब सबसे पहले हमें प्रेजेंट को फोकस करना है, हाल में जिंदा रहें और हाल को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ चलें। पास्ट जा चुका है, एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर आई नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, हमें क्या पता। तो आज जो हम कर रहे होंगे, जिस पैटर्न पे हम अपनी लाइफ को लेके चलेंगे, वो हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा। तो बेस्ट ये कि प्रेजेंट को पे फोकस करें और फिर अपनी रूटीन्स वही उस तरह की करें जो आपको इन फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालें। सबसे बेस्ट वर्कआउट अब नहीं कर सकते, रनिंग तो कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और मीन्स कि हफ्ते के अंदर अगर कोई चीज आपको रिजल्ट देती है मेडिकेशन से हट के, तो एटलीस्ट एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। मिसेस खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना हाल है, चाहिए? आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। क्या कहना जी, चाहिए? मैं भी ये पूछना चाहूंगी कि मुझे 1 साल हो गया है योगा करते हुए, ठीक है, और मेरी उम्र है 48 साल। ठीक हो गया। तो मैं इनसे ये पूछा कि मैं बिल्कुल, मेरी टांगें जो है बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे फ्रीजर में गोश्त रखते हैं ना, ठंडा हो जाता है वैसे। मैं अब उठ बैठ नहीं सकती थी, नमाज नहीं पढ़ सकती थी। तो हम किला कोना खासिमाबाद में हमारे सर है जाकिर साहब, वहां मैं जाती हूँ योगा करने, तो उस पर मेरी टांग बिल्कुल सही हो गई थी। अब हफ्ता हो गया मेरी टांगों में बिल्कुल ऐसे है जैसे या तो पानी भर गया हो, जैसे हवा भरी हो, और बिल्कुल भारी हो गई है, सख्त हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। एक ये आपने कभी जुम्बा वगैरह ये इस तरह की कोई रूटीन की है? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, योगा जो आप करते हैं कौन से वाला योगा की कौन सी फॉर्म आप करते हैं? जैसे पवन योगा, अष्टांगा? मतलब बैठ के भी करते हैं हम, खड़े होकर भी करते हैं, लेट के भी करते हैं वहीं पे। ठीक है। अच्छा, एक पोस्चर को आप मैक्सिमम कितनी देर के लिए होल्ड करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अमर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे यही लग रहा है, हमारे यहाँ ना एक मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा, बट मैं रुक भी नहीं, खुद को रोक भी नहीं पा रहा। हमारे यहाँ जिस तरह एक होता है जिनको हम पता नहीं, मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए कोएक्स का, बट स्टिल बहुत सारे अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स खुद को हैं जो प्रोफेशनल खुद को कॉल करते हैं, बट दे आर अनट्रेन्ड, और मीन्स के बॉडी की जो हैबिट्स हैं उनको नहीं जानते, मीन्स के बॉडी किस कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करती है, जो रिएक्शंस है सर्टेन उनको नहीं जानते, और मीन्स के क्लाइंट्स को बगैर किसी प्रोफाइलिंग के वो कुछ भी करवाना शुरू कर देते हैं, और फिर जो भी प्लस माइनस होता है वो क्लाइंट का अपना होता है। तो हम इस चीज को बहुत फोकस करके चलते हैं कि जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम मीन्स के सबसे पहले उससे पूछते हैं उनका टारगेट क्या है, और फिर ऐसे ही नहीं, हर बंदे का अलग एक डिजाइन वर्कआउट प्लान होता है, हर बंदे का डिजाइन डाइट प्लान होता है। और मोस्टली जो मेरे पास जितने ज्यादा खवातीन के केसेस आए हैं वो जुम्बा से या अफेक्टेड है। रीजन ये, उन्होंने स्टार्ट में जाते ही जंप्स और मीन्स के बॉडी मूवमेंट शुरू कर दी। हाँ। अभी उनकी बॉडी ट्रेन नहीं है, उनके जॉइंट्स ट्रेन नहीं है, अब वो जो पूरा बॉडी वेट उनके एंकल्स और घुटने पे आएगा तो वो काफी आपको साथ गया। अच्छा जी, टॉपिक ऐसा है अमर, इस पर हम बात करें तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका उसामा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। इसके साथ ही नाज़रीन, हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह साहब, जो कि फिजिशियन, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। मेहरबानी। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी एडवोकेट मोहम्मद अरसलान खान, जो कि साइबर केसेस एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। और नाज़रीन को बता दें कि आज हम साइबर क्राइम पे जो है वो बात करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और इसके साथ ही दूसरा, आज हम मोटापे पे भी बात करेंगे, साथ साथ जो है वो काफी, जितना पीआरपी आजकल जो है वो बहुत ज्यादा इन है। जो हमारी घर की खवातीन है वो माशाअल्लाह ब्यूटी के हवाले से तो जो है ना, हर खवातीन को ये मसले मसाइल जो है वो रहते हैं, और वो इस तरफ अब जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो खवातीन भी जो है वो इस तरफ, और खवातीन क्या मर्द भी इस तरफ आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मर्द भी आ रहे हैं, खवातीन दोनों, रेशो तो एक जैसी तो नहीं है, लेकिन ज्यादा तादाद खवातीन की है। खवातीन की है, बिल्कुल। अच्छा जी, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, आज का जो हमारा सेगमेंट है हेल्थ टिप, उसके हवाले से बात करते हैं, और आज हम बात करेंगे खजूर पे। खजूर के हवाले से आज हम बात करेंगे, जो हम हेल्थ की टिप देने जा रहे हैं, वो खजूर एक बेहतरीन
ग़िज़ा है। मैं समझती हूँ एक मुतबरक जो है इसको फल भी कहा जाता है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बेहतरीन जो है उनको पसंदीदा जो है खजूर। और खजूर हम जितना भी माह रमज़ान भी आने वाला है उसके हवाले से भी बात करेंगे। खजूर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम रोज़ा खोलने से पहले भी जो है वो खजूर इस्तेमाल करते हैं। अगर मुँह नेहार भी खजूर का इस्तेमाल किया जाए तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जो इसके फ़वाइद है, इसमें फ़ाइबर भी मौजूद होता है, इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जिसपे हम इसको खजूर को बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो खजूर जो है वो मैं खुद भी बड़े शौक से खाती हूँ, और जो फ्रूट चाट पे आपको खजूर का एक जायका आता है ना, वो बड़ा मज़ेदार और लजीज होता है। घर की जो खवातीन है वो ज़्यादा मिल्क शेक भी इसका जो है वो बनाया जाता है खजूर का। बच्चों के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है कि अगर हम उनको खजूर का जो है मिल्क शेक बना कर दिया जाए, उनको ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर दिए जाएँ तो वो बड़ा हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके हवाले से और भी ये है कि हम इसमें हाई न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी लेवल जो है उसको बड़ा बूस्ट करती है। खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी आपको नुकसान तो नहीं देता, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करें तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा हम खजूर को देखें, हमारे मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ और सिंध में इसमें खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है। सऊदी अरब में देख लें, ईरान में देख लें, खजूर बहुत ज़्यादा वहाँ पर दरख्त हैं और खजूर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोग अगर हम जिस तरह भी हम मोटापे पे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ग़िज़ा को, अगर हम खजूर जो है वो कितनी हमारे लिए, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं ना कि भी हमें बताएं कि खजूर कितनी फ़ायदेमंद है। खजूर जो है एक फौरी सोर्स है, रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ अब थोड़ा सा भी जल्द फील कर रहे हैं तो फौरन खजूर जो है वो, अगर आप जैसे अब रमज़ान आ रहा है, इसमें आप देखते हैं आप सारा दिन रोजे से होते हैं, तो एकदम आप जब आप खजूर लेते हैं तो फौरी आप एनर्जी फील करते हैं। जो इसमें कैलोरीज भी काफ़ी हैं और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें जो है मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। और लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि सुन्नत भी है। बिल्कुल सुन्नत है। तो दूसरा देखें ना, रमज़ान में एक कंसेप्ट है कि खजूर लाजमी होनी चाहिए, और हजूर पाक भी अक्सर खजूर से रोज़ा खोलते थे। तो न्यूट्रिशन अपनी जगह पे, सुन्नत अपनी जगह पे, ये सब चीज़ें जो है खजूर को एक दूसरे फ्रूट से बहुत ही अच्छा, बेहतर और आला मकाम पे रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इसके बड़े फायदे हैं। अगर हम निहार भी खाते हैं तो वो भी अच्छा, जब आपका दिल ना कर रहा हो कुछ खाने को, जिस तरह रात का टाइम है और आप ज्यादा खाना नहीं खाना चाहते, तो अगर आप 2 खजूर भी खा लें और अगर आप दूध पी लेते हैं तो वो आपके लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जी जी, कैलोरीज इसमें इतनी ज्यादा हैं कि आप फिर फील नहीं करते कि आपको भूख लगी है। आप फौरी, आपकी जो एक फीलिंग है वो ये है कि आपने कुछ खा लिया है, और अभी फौरी आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो हमारी घर की खवातीन हैं वो जो है डाइट जैसे कर रही होती हैं, डाइट प्लान होते हैं उनके, और वो डाइटिंग कर रही होती हैं, तो उसमें भी अगर वो खजूर का इस्तेमाल रखेंगी तो काफी हद तक अपने मोटापे को भी कंट्रोल कर सकती हैं। इसको ज्यादा आपने नहीं खाना, क्योंकि वो तब भी जाती जो वो ठीक नहीं होती, तो इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये थी आज की हेल्दी टिप, और आपने खजूर के हवाले से एक हमने वो कहते हैं, अच्छा खजूर के हवाले से एक मैं और भी बात बताती जाऊं कि ये जो ताज़ा फल होते हैं उसे हम खजूर कहते हैं, और जब ये इसको जो है वो सुखाया जाता है तो वो एक छुआरे की शक्ल में जो है ये आता है, और वो भी बड़ा मजेदार और लजीज होता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी सर, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे आजकल की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या चल रही हैं, और इसके हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह मोटापे से बचा जा सकता है। जी जी, मोटापा न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि सारी दुनिया का मसला है। अमेरिकन खास तौर पे इससे ज़्यादा मुतासर हैं। अच्छा, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो इस तरह की हो गई हैं कि हम मोटापे की तरफ, हर आदमी मोटापे की तरफ जा रहा है। उनकी फिजिकल एक्सरसाइज एक्सर्शन इतनी नहीं होती, लेकिन वो खाने पे ज़रूर जोर देते हैं, और फिर खास तौर पे जो जंक फूड है उस पर जोर देते हैं। अच्छा, लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खा रहे, फिर भी मोटापा है। लेकिन उनको फिर मैं बताता हूँ कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक नहीं खा रहे। एक आप कैलकुलेट करें ना, आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितनी लेनी चाहिए, उसको कंज्यूम कैसे करना चाहिए। अगर ये आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो जाहिर है उसने किसी न किसी फॉर्म में आपकी बॉडी में जमा होना है, आपका वेट बढ़ना है, आपकी शक्ल फिर बेडब्बी होनी शुरू हो जानी है, फिर आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाना है, फिर आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाना है। जो सारी चीज़ें जो है ना, ये मोटापे की जो इनायत करदा चीज़ें हैं, ये आपको ख़राब करती हैं। फिर बिल्कुल, डाइट जो है वो बड़ी बेटर करती है। आप जितना अच्छा और सेहतमंद खाना खाएंगे उतना ही आप अपने आप को सेहतमंद कर सकेंगे। लेकिन वो हमारी भी, हम इससे पहले भी जो है बात कर रहे थे कि फिटनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और उसके लिए हमें जो है अपनी ग़िज़ा का
और साथ साथ अपने वर्कआउट जो है वो भी बड़ा लाजमी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही अच्छे तरीके से पैदा किया है। और आप देखें ना, हजूर पाक अपने ज़माने में गार हिरा में जाया करते थे। मेरे तो इत्तेफाक हुआ, ऊपर तक गया हूँ गार हिरा तक। अच्छा, माशाल्लाह। काफ़ी एक्सर्शन वाला काम है। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि हजूर पाक कैसे कितने फिट होंगे और किस तरह रोज़ जाते होंगे। और दूसरी बात हम ये देखें ना, लोग कहते हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। मैं ये कहता हूँ कि पेट का ना होना भी सुन्नत है, कि आप उसी तरीके पे उन्हीं की तरह होने की कोशिश करें। आप एक्सरसाइज करें, आप जाएं, आप पैदल चलें, फिर आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी। बिल्कुल, सेहत तो बड़ी जरूरी है आज के बिल्कुल, दौर में। बिल्कुल। अच्छा जी, मोहम्मद अरसलान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि साइबर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके हवाले से बताइएगा। हमारे व्यूअर्स जो हैं देखो उनको नहीं पता, तो उन प्लीज इस बारे में बताइए, डिटेल से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइबर क्राइम जो है मैडम, ऐसा कोई भी क्राइम जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट कोई क्राइम किया जाता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है, कुछ ऐसा नाजायज फायदा लेने के लिए या नाजायज नुकसान देने के लिए, ठीक है, तो वो साइबर क्राइम के जिम्मे में आता है। ठीक है, ये तो साइबर क्राइम की डेफिनेशन होगी। ठीक है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट का इस्तेमाल होना जरूरी है। अब इंटरनेट का इस्तेमाल किन किन चीजों में है, थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देते हैं, इसकी तफसील बयान कर देते हैं जी। सपोज आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी इस तरह के कोई सोशल एप्स हैं, लाइक की एप्स है, कोई टिकटॉक लाइक हो गए, इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा आप अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे देखें, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्राइम हो रहा है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये जो क्राइम है ये साइबर क्राइम के जिम्मे में आता है। ठीक है। इसकी जो डोमेन है वो FIA साइबर क्राइम विंग के पास है। अब इशू ये है कि वाई एन एजेंसी वॉज डिप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, एक एजेंसी को इसके ऊपर क्यों डिप्यूट किया गया। 2016 से पहले भी लॉस थे जो इस तरह की चीजों को कवर कर रहे थे, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि एजुकेशन इतनी जल्दी नहीं आई है जितनी रैपिडली लाइक टेक्नोलॉजी और यूजेस ऑफ दिस लाइक सेल फोन्स, गैजेट्स और मोबाइल फोन ये बहुत इजीली मतलब एक्सेसिबल हो गए हैं। आज किसी भी बच्चे को हाथ लगाएं, उस मतलब टीनेजर बच्चे के पास भी सेल फोन मौजूद है एंड ही इज हैविंग एन अकाउंट, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो प्ले स्टोर से कोई भी ऐप भी डाउनलोड कर रहा है, वो कार्टून्स भी देख रहा है, मतलब इस तरह की चीजें देख रहा है, ठीक है, वो फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहा है और कोई मतलब सोशल मीडिया डिफरेंट अकाउंट भी इस्तेमाल कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, सवाल पैदा होता है कि साइबर क्राइम्स की कितनी इकसाम है। देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स, वन इज हैरेसमेंट, हैरेसमेंट के अम्ब्रेला में डिफेमेशन भी आ जाती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आ जाती है और ब्लैकमेलिंग भी आ जाती है, ठीक है, ठीक है। एंड अनदर अम्ब्रेला ऑफ साइबर क्राइम विंग इज मॉनिटरी, जो मतलब स्कैम्स हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स जिसको बोलते हैं। पहले मैं एलैबोरेट करूंगा ये जो हैरेसमेंट वाला चैप्टर है उसको। अगर कोई शख्स किसी को मतलब किसी फर्द वाहिद को, आइदर इट्स मेल फीमेल, लाइक कोई बिजनेस पर्सनालिटी है, कोई सेलिब्रिटी है, उसको लेके अगर कोई ऐसा लाइक कंटेंट शेयर करता है जो ऑब्जेक्शनेबल है, लाइक या जो डिफेमेटरी है, विच ही नोज टू बी फॉल्स, जो उसको पता है कि ये चीज गलत है, ठीक है, और ये चीज अगले बंदे की रेपुटेशन को डैमेज करेगी, क्योंकि ये वायरल हो जाती है चीज। हाँ। आपके वन क्लिक आपने किया एंड द थिंग इज वायरल, ठीक है, तो उसको दुनिया देख रही है, हर किसी का अपना व्यू है और इसके बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल मेंटल इफेक्ट्स होते हैं। बाद से बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हमने होती हुई देखी, ठीक है। एक चीज ये है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि अगर आपके पास किसी रॉन्ग डूअर के पास किसी बच्चे का, बच्ची का, इसमें विक्टिम सारे हैं। हाँ। मैं कैटेगराइज खाली लड़की को नहीं करूंगा, सब इसमें विक्टिम है। आइदर इट मतलब उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा आपका चोरी हो गया, किसी ने मोहब्बत के झांसे में आपसे ले लिया, शादी के वादे में ले लिया आपसे, निकाह या मंगनी
होते हुए या होने के बाद ले लिया, ठीक है, और बाद में वो रिश्ता, वो ताल्लुक कायम ना रह सका, और उसके बाद वो चीज उसने एज अ टूल रॉन्ग डूअर, अब वो उसने में इसमें लड़कियां भी हैं रॉन्ग डूअर, इसमें लड़के भी हैं, ठीक है, नो डाउट ज्यादा शिकार लड़कियां हैं या बच्चे हैं, ठीक है। इसमें अगर उसने एज अ टूल उस चीज को, उस डेटे को इस्तेमाल किया, तो ये एक अब वो क्यों इस्तेमाल करेगा? देयर आर टू पर्सपेक्टिव, आइदर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल मोटिव्स, आइदर फॉर फाइनेंशियल मोटिव्स, कि भाई मतलब मुझे पैसे दो, ठीक है। इसमें बच्चों ने भी खुदकुशियां कमिट की, ये यहां तक मामलात गए, कुछ बच्चियां जिनकी शादी हो गई थी, लाइक उनकी डाइवोर्स तक हुई, बिल्कुल ऐसे नुकसान बहुत ज्यादा थे। तो फिर गवर्नमेंट ने ये देखा, उन्होंने इसकी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज थी, उन्होंने इस चीज को, इसके जो दूर पा कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसकी जो नताइज निकलने थे, उनको मद्देनजर रखते हुए FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारा, एक एजेंसी को डिप्यूट कर दिया, उनको बताया कि उनको डिफरेंट जो फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड की गई और तमाम टेक्निकल असिस्टेंस दी गई। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। इशफाक साहब मौजूद हैं बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा साइबर क्राइम के हवाले से सबसे एक सवाल है कि अगर हमारी तस्वीर कोई शेयर कर देता है अपने फेसबुक अकाउंट पे और उसके साथ नाजेबा अल्फाज वो ऊपर मेंशन कर देता है किसी भी किस्म के, जिससे आपकी रिप्यूट खराब हो, माशरे में आपकी मतलब हो, जगह सही हो, उसके पीछे उसका कोई भी ब्लैक मेलिंग का मकसद हो, वो अलग चीज। अब उस पे हम करते हैं रिपोर्ट साइबर क्राइम को हेल्पलाइन पे कॉल करके, और उस अकाउंट की भी हम उनको बता देते हैं कि इस अकाउंट पे हमारी ये तस्वीर शेयर हुई है और ये नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने लिखे हैं। अब सर ये बताइए काइंडली कि अब हम जब हम रिपोर्ट करते हैं तो क्या फौरी उस अकाउंट से हमारी वो तस्वीर साइबर क्राइम जो इदारा है वो डिलीट करवा सकता है, या बाद में जब तक उनका प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होता वो तस्वीर लगी रहेगी और लोग वो देखते रहेंगे और वो आगे से आगे शेयर होती रहेगी? काइंडली ये बता दीजिए कि रिपोर्ट करते ही वो आपकी वो तस्वीर वहां से वो इदारा साइबर क्राइम वो खत्म करवा सकता है या नहीं करवा सकता? थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बिल्कुल, इनका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज ही इज अ विक्टिम, ठीक है ना। अगर ये इन्होंने मैटर को रिपोर्ट कर दिया है, देखिए होता ये है कि जब मैटर रिपोर्ट हो जाता है वो ID FIA प्रिजर्व कर लेती है, ठीक है। रॉन्ग डूअर उस ID को डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें अगर मेरी इनको सजेशन है, अगर इनके साथ ऐसा कोई क्राइम हो चुका हुआ है, एक तो है आपने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी, उसको कैजुअल वे में देखा जाएगा, उसकी जो सीरियसनेस है नहीं बताई जाएगी। अगर आप मुल्तान से, अगर आपको सर्कल मुल्तान लगता है तो आप वहां जाएं, वहां डिप्टी डायरेक्टर शोएब हारून साहब मौजूद हैं। अगर आप उनको उसकी नोयत, उसकी बताएंगे कि वो चीज आपको कितना डैमेज कर रही है, ठीक है, तो फौरन उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन होगा और उसको ना सिर्फ नोटिस करके, इवन उसको रॉन्ग डूअर को कॉल करके उस टाइम बुला लिया जाएगा और उससे ना सिर्फ अपॉलॉजी भी करवाई जाएगी बल्कि वो डिलीट भी करवाया जाएगा डाटा। बट उसमें रिक्वेस्ट यही है मेरी इनसे कि अगर इन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट किया है तो वो तो फिर क्यों में आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि वो चीज इनको कितना डैमेज करी है। अगर ये थोड़ी सी तशरीफ ले आए उधर ऑफिस में और जाके डिप्टी डायरेक्टर शोएब हारून साहब वहां हर टाइम अवेलेबल है एंड ही वेलकम द जनरल पब्लिक विद द ओपन हैंड्स, ठीक है। अगर ये उनको जाके बताएंगे तो इस पे फौरन से पहले, इसमें प्रॉब्लम मैडम, इसमें एक छोटी सी, मैं बल्कि आवाम से भी गुजारिश करना चाहूंगा क्योंकि सेवरल कंप्लेंट्स आती हैं, देयर आर मेनी कंप्लेंट्स पेंडिंग इन FIA साइबर क्राइम बैंक, ठीक है। आप ये मत सोचें कि आपका काम डिले हो रहा है, दिस इज अ टेक्निकल क्राइम। ये जो एविडेंसेस हैं ये डिजिटल हैं, ठीक है। इसमें चूंकि प्रेशर बहुत बढ़ गया है, रॉन्ग डूअर्स ने बहुत रैपिडली इस पर अटैक कर दिया है, ठीक है। हर बंदे के साथ साइबर क्राइम कहीं ना कहीं छोटे बड़े लेवल पे हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो सीरियस होता है, लाइक कोई लड़की ब्लैकमेल हो रही है, आप देखें उसकी मोडेस्टी एट स्टेक है, एक रॉन्ग डूअर उसको बोल रहा है कि जनाब मैं मुझसे मिलो अदरवाइज मैं तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगा, तो मुझे बताएं कोई डिफेमेटरी चीज को पहले पकड़ना चाहिए या उस रेड को कंडक्ट करके उस बच्ची की जिंदगी बचानी चाहिए? तो दिस इज बेसिकली द मोरल एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ FIA साइबर क्राइम बैंक। ये कानून अभी नया है, ठीक है, इस पे ग्रिप कर रहे हैं गवर्नमेंट, इस पे इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने काफी हद तक काबू पाया है
कितने रॉन्ग डूअर्स गिरफ्तार हुए हैं। आप माशाल्लाह देखिए ये साइबर बहुत क्राइम की कार्रवाइयां। सारे समझती हूँ कि बहुत सारे लोग ये स्टेप ले जाते जी, हैं, जी, बहुत सारे लोग जो जी, हैं वो जी। ये स्टेप नहीं लेते, जी, कुछ जी। तो डर जाते जी, जी, हैं, बहुत सारी बिल्कुल। मसाइल और भी देखने पड़ते हैं, कुछ इस- लोग इसी वजह से बिल्कुल। कि इसके ऊपर फौरन एक्शन इसमें- होगा भी या बिल्कुल, नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसमें लोग पहले यहाँ के जो पायनियर मेंबर थे वो हसन जलील मलिक साहब थे। ठीक He है। was the in charge, he was the pioneer member over here in मुल्तान। 13 से 14 इजलाह का प्रेशर था उनके ऊपर। एक स्ट्रेटेजी बनाई गई उनकी तरफ से कि उनको इंस्ट्रक्शन CDG FIA और IAPS की तरफ से कि जब कोई बच्ची अपनी मोडेस्टी जिसकी डैमेज हेड स्टेक हो, आप सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले रेड कंडक्ट करवाएं, उस रॉन्ग डूअर को गिरफ्तार करें। और उस रीत को बरकरार रखा शोएब हारून साहब ने, जिशान हबीब साहब ने, जो माशाल्लाह जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, शोएब हारून साहब इज द इंचार्ज राइट नाउ, उन्होंने उस रीत को बरकरार रखा। जब किसी बच्ची की, जब कोई बच्चा विक्टिम आ जाता है ऐसा, देखें वो चाहे मैटर आज रिपोर्ट हो रहा है तो वो फौरन रेड कंडक्ट किया जाता है। उस रॉन्ग डोर की खैर नहीं होती, उससे वो डाटा भी रिकवर कराया जाता है, उसके घर में जो डाटा उसने छुपा के रखा होता है ना वो भी रिकवर कराया जाता है, फिर उसको ऑनरेबल कोर्ट में पेश करके ऑनरेबल कोर्ट के जरिए उसको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाता है। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी टेक्नोलॉजी आ रही है खवातीन के लिए, मोटापे के हवाले से भी जो है वो सर्जरीज की जा रही हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है ये बेनिफिट है इसका, इसको क्या करना चाहिए इसके हवाले से सर्जरीज बताइएगा। तो अब पुरानी होती जा रही हैं, इसलिए और बहुत से तरीके आ गए हैं जिनको हम नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है। मतलब इसमें एक क्रायोलाइपोलाइसिस है, एक इसमें कैविटेशन है, एक में इसमें RF है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है। तो ये वो तरीके हैं जो लोकलाइज फैट को खत्म करने के लिए हैं। ठीक है। मतलब किसी आदमी का वेट बिल्कुल ठीक है लेकिन उसका पेट बड़ा हुआ है, उसके बाजू उनमें फैट जमा है, गर्दन के पीछे उसकी फैट जमा है, तो इस लोकलाइज फैट को खत्म करने के लिए क्रायोलाइपोलाइसिस एक तरीका है। ठीक है। उससे ये होता है कि जो टेम्परेचर फैट का है वो -10 से 14 तक ले जाते हैं, जिससे फैट सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद बॉडी नेचुरली उन्हें एक्सक्रीट कर देता है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 से 2 माह का प्रोसीजर है। अच्छा। लेकिन इसमें क्योंकि कोई कट नहीं देते, कुछ कोई सिरिंज इस्तेमाल नहीं होती, इस तरह की चीजें नहीं होती, तो ये फिर इससे फिर लोगों को इसका काफी फायदा, और सारी दुनिया में ये तरीका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जब फैट खत्म होती है, जिल्द थोड़ी सी अगर ढलक जाती है तो फिर उसके लिए RF यूज होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिससे कोलेजन की प्रोडक्शन होती है, उससे टाइटनिंग स्किन की होती है और वो अपनी असल फॉर्म में वापस आती है। चुनाचे ये तो लोकलाइज तरीके हो गए। बाकी जो अपनी वेट को कम करने के लिए कोई भी आता है तो सबसे पहले उसे हम डाइट प्लान बना के देते हैं। ठीक है। उसके हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं कि उसमें हार्मोनल कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, उसके ये चीजें चेक करने के बाद, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो प्रॉपर डाइट प्लान है। उसमें हम इनटेक और आउटपुट कैलोरीज का वो बैलेंस करते हैं। आमतौर पे ये होता है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपका वेट बढ़ाते हैं। सही। कार्बोहाइड्रेट्स में चीनी आ जाती है, चावल आ जाते हैं, रोटी आ जाती है। फैट में आप देखते हैं कि तेल हो गया, चिकनाई, मक्खन, घी, सारी चीजें। इनको हम रिड्यूस करते हैं और इसकी बजाय हम प्रोटीन को ज्यादा लेके आते हैं। प्रोटीन उससे ये होता है कि वेट आपका इतना नहीं बढ़ता, आपके मसल्स बेहतर होते हैं, आपकी टोटल जो फिजिक बेहतर होती है, लेकिन वेट आपका इंक्रीज नहीं होता। लेकिन वो भी एक प्रॉपर तरीके से, ताकि अगर कोई दफ्तर में काम करता है उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन अगर कोई एथलीट है, कोई इस तरह की एक्टिविटी उसकी रोज की होती है, पैदल रोज चलता है, हाँ। तो उसकी फिर रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से उसकी कैलोरीज को ज्यादा करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। जो ना चाहिए, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं वेट को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली में वेट ज्यादा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है लेकिन उनको मैं उनकी फैमिली में ही मोटापा जो है उनको मैं बताता हूँ कि आपकी फैमिली सारों की आदतें खराब हैं, उनकी सारों की ईटिंग हैबिट सही नहीं है, उनकी सारों का तरीका ये है कि वो खाना खा के बैठ जाते हैं, ज्यादा कोई वॉक नहीं करते, ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो सबको ठीक होने की जरूरत है। लेकिन कुछ इस तरह होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे होते हैं फैमिली में, उसको करेक्ट करना फिर बड़ा जरूरी है। लेकिन ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम प्रॉपर डाइट प्लान दें और उससे लाजमी हाथ मतलब कोई सूरत नहीं कि वेट कम ना हो, क्योंकि आप ज़ाहिर है मेडिसिन खाना, जिस तरह बहुत सारी हमारी खवातीन है वो चाह रही होती है कि जल्दी हम जो है मोटापा जो है हमारा खत्म हो जाए और हम जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, फिट हो जाए, कुछ इस तरह की मेडिसिन खाना शुरू कर देती है जिससे कुछ मेडिसिन है, बहुत थोड़ी मेडिसिन है जो FDA अप्रूव्ड है। ठीक है। FDA अप्रूव का मतलब ये है कि जो अमेरिकन की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको मतलब इंसानों के लिए महफूज करार देती है। ठीक है, इस पे हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि कुछ जो है खवातीन या मर्द हजरात भी मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, तो वो सेहत के लिए मुज़र है या नहीं, उस हवाले से। मेडिसिन वही यूज करनी चाहिए जो किसी ने उसको ऑथराइज किया हो, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑथराइज किया हो। तो उसमें ये होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं होते, क्योंकि काफी सारे लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट किया होता है, फिर जब ये प्रूव होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, फिर वो इंसानों के लिए सेफ होते हैं, फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। और जैसे आपने मोटापे का जिक्र किया, उसमें कोई एक दो ही मेडिसिन है इस वक्त दुनिया में जो सेफ हैं, जिसको अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं कि, लेकिन वो भी डॉक्टर के एडवाइस पे। ये नहीं कि खुद से तरीके का ये नहीं कि ये फलां ने की थी, फलां जैसे ना उसने कहा ना, अक्सर होता है ना, मशवरे दे जाते हैं, अच्छा यार मैंने ये मेडिसिन खाई थी, इससे मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो तुम भी इस्तेमाल कर लो। किसी ने कहा जी मेरी भैंस जो है वो बीमार हो गई, कोई दवाई दें, दूसरे ने उठा के दे दी, उसकी भैंस मर गई। उसने कहा ये क्या, उसने कहा मेरी भी मर गई थी। तो इसलिए डॉक्टर से मशवरा जो है वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, पीआरपी के हवाले से भी बताइएगा कि ये क्या है, पीआरपी का मकसद क्या है? पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होती है। ठीक है, इसको मतलब एब्रीवेशन, उससे मुराद ये होता है कि प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स का अक्सर होते हैं, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसी का ब्लड लेके उसमें से वो सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से वो फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके फिर उसमें कुछ मेडिसिन एक्टिवेटर्स मिला के फिर हम इंजेक्ट करते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर्स फिर मुख्तलिफ जगहों में यूज होते हैं। मसलन आपके बाल फर्ज किया किसी जगह से कम है, उनमें इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, बाद लोगों पे वैसे ही बाल वैसे सारे सर पे कम होते हैं, उसके लिए भी इंजेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक्ने के लिए हम इंजेक्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी जो अगर कोई जख्म आपका ठीक नहीं हो रहा फर्ज किया, तो उसमें भी हम आजकल ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि वो ग्रोथ फैक्टर्स उनमें इंजेक्ट करते हैं। फिर आपको जॉइंट पेन है, तो आपकी जो कार्टिलेज है वो ठीक नहीं है, वो कब सारी इरेगुलर सी हो गया, तो उसमें फिर हम जॉइंट में इसको इंजेक्ट करते हैं पीआरपी को। तो उससे फायदा होता है? उससे फिर लोगों को फायदा होता है, कार्टिलेज की रीजनरेशन होती है। जाहिर बेसिकली तो ये ग्रोथ फैक्टर है ना, तो जिस जगह उसे हम इंजेक्ट करेंगे उसी जगह पे वो ग्रोथ फैक्टर अपना काम करेगा और उसको स्मूथ करेगा, उसी कार्टिलेज को। सही है, कार्टिलेज के स्मूथ होने से फिर जो पेन है वो कम होता है जॉइंट का। ठीक है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना, वेट की वजह से जॉइंट्स का पेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वेट का सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि आपका जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, फर्ज किया आपके नी जॉइंट्स हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जाहिर है इतना वेट जो किसी चीज पे आ रहा है तो उसने खराब तो होना है, फिर आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। सही, ये बेसिक आपके पहले साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि आप ओवरवेट होते जा रहे हैं, तो इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जावेद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं पिंडी भटिया से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब बता रहे मोटापा कम करने के लिए दवाई बता रहे थे। जी जी, उसका नाम क्या दवाई था? उसका नाम पूछ रहे हैं जी। मेरे ख्याल है नाम पूछने में जब तक उसकी वजह ना हो, सबसे पहले इस तरह रेकमेंड नहीं कर सकते, रेकमेंड नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो आता है हम उसके टेस्ट कराते हैं पहले हार्मोन्स के टेस्ट कराने के बाद कि उसमें कोई इरेगुलरिटी हार्मोन्स में नहीं है, अगर कुछ है तो उसको हम बैलेंस करते हैं उसी हार्मोन्स को दुरुस्त करने के लिए। अगर वो नहीं है फिर हम उसको डाइट प्लान देते हैं। ठीक है, अगर वो डाइट प्लान पे अमल करता है तो उसका कम से कम 4, 5 या 6 kg हर मंथ उसका कम होता है। सही। और उसके अलावा अगर उससे भी कुछ मसला हल नहीं हो रहा, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो फिर वो हम उन्हें देते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि फैट एब्जॉर्ब नहीं होती। अगर कुछ वो ओवर ईटिंग कर रहा है, इस तरह की चिकनाई वाली चीजें ले रहा है, फिर उसकी वजह से, क्योंकि फैट में कैलोरीज डबल होती हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में अगर 10 कैलोरीज हैं तो फैट में उतनी ग्राम में 20 कैलोरीज होंगी। ठीक। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर जाहिर है उसकी इनटेक कैलोरीज की कम हो जाएगी और उसका फिर वजन नहीं बढ़ेगा। सही जी जी। तो उस पर जो है वो इस तरह हम रेकमेंड जो है वो मेडिसिन नहीं कर सकते, करनी नहीं चाहिए मेडिसिन। लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूँ ना कि फैट एब्जॉर्ब नहीं होने देती, उस तरह की बेतहाशा मेडिसिन है। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज की भी, लोकल कंपनीज की भी, इस तरह की काफी सारी मेडिसिन इस्तेमाल है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम साइबर क्राइम के अरसान साहब की तरफ वापस आते हैं, जिस तरह हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे हैं जो आज भी हमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है। जितना भी वो अवेयर होंगे, मेरे साथ खुद भी थोड़ा सा एक ये सीन हो चुका हुआ है, तो मैं इस हवाले से भी बात करूंगी कि लोग आजकल जो है आपके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। उस पर ये होता है कि लोगों को पता नहीं चलता और वो कोई किसी भी रिसोर्स से आपको जो है अप्रोच करते हैं और देन आपका आईडी कार्ड और आपकी चीजें जो है, आपका डाटा स्पेशली, वो उनके पास मौजूद होता है।
इसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएंगे कि किस तरह डाटा उनके पास जाता है और किस तरह लोगों से जो है वो कांटेक्ट करते हैं और देन फिर उनको बेवकूफ बनाकर बहुत सारी चीजों को जो है अकाउंट हैक हो जाते हैं और इसी तरह फिर बहुत सारे लोग जो है बैंकों से भी स्पेशली आजकल मैं ये भी देख रही हूँ जो बैंक ऑनलाइन हम चीजें जो है वो भी कर रहे होते हैं उससे भी उनके अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल बल्कि आपके ये आप लोग एक सदका जारिया करें, ठीक है। लोगों की हार्ड एंड अर्न मनी होती है, ठीक है, जो एक फोन कॉल पे एक रॉन्ग डूअर कॉल करता है, ठीक है, और विद इन नो टाइम आप एक कोड शेयर करते हैं, ठीक है, और वो एक ओटीपी लाइक वन टाइम पासवर्ड ये मेरे पास आया और इसी तरह मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश की और मैं थोड़ी नींद में थी, मुझे पता नहीं चला, तो वो कोड जैसे ओटीपी और वो फिर मेरे से वेरीफाई कर रहे हैं डॉक्टर साहब के ये कोड बताएं। अच्छा शुक्र है मुझे थोड़ा सा उसी टाइम मेरी सिस्टर भी आगे साथ बैठी थी, उसने फौरन कहा कि आप ये तो फेक कॉल है और आपने बिल्कुल भी इस तरह की कोई उसको नहीं बताना, तो ये कोड बताएं, हम वेरीफाई कर रहे हैं और हम आपका नादरा में जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह का करके जिस तरह आजकल स्पेशल हम देख रहे हैं सेहत कार्ड हो गया या जिस तरह एहसास प्रोग्राम में लोग अपने आईडी कार्ड अपने डाटा जो है वो दे देते हैं। अच्छा इस पर हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ कॉलर मौजूद है महविश। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो। वालेकुम सलाम। मैं मुल्तान कैंसर बात कर रही हूँ। जी महविश क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं सर प्लान के हवाले से बात करना चाहती हूँ। जी मैं सर प्लान को रोही चैनल पर लाइव देख के बहुत खुश हो रही हूँ। अच्छा इस्लाम के लिए कॉल है, आपके लिए फील कर रही हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? तो पहले हमारा केस रह गया इनके पास। अच्छा केस रह गया है। हाँ जी तो केस आपका हल हुआ फिर? हाँ जी इन्होंने हमारे बहुत ज्यादा एफर्ट की, बहुत ज्यादा। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हम बात को वही सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे कि जिस तरह अच्छा बात ये कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग जो लोग तो शायद एजुकेटेड हैं और जिनको पता है कि हमने अपना कोड जो है वो नहीं बताना, किसी से शेयर नहीं करना, लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम्स अब हम जैसे हमारी हुकूमत ने मुतारिफ करवाए हैं। हाँ जी बिल्कुल मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है। वी हैव टू कीप दिस थिंग इन अवर माइंड कि हमने एट एनी कॉस्ट अपना कोई भी वन टाइम पासवर्ड, कोई पासवर्ड आपको बैंक से आ रहा है, आपको व्हाट्सएप से आ रहा है, आपको फेसबुक पे आ रहा है, आपको ईमेल पे आ रहा है, आपको जीमेल पे आ रहा है, आपने किसी फर्द वाहिद को वो पासवर्ड शेयर नहीं करना एट एनी कॉस्ट। नंबर वन थिंग, ठीक है। देखिए हम जब भी कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, हम वहां पे अपना मोबाइल नंबर देते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपया पड़ा, ठीक है, एंड यू आर नॉट फैमिलियर नाइदर आप यू आर दैट मच एजुकेटेड। आपने वहां पे जब फॉर्म खुलवाया था तो आपने एक मोबाइल नंबर भी दे दिया था, ठीक हो गया। हाँ जी। उस मोबाइल नंबर पे अब उस अकाउंट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वो जो ऐप बनती है, वो जो डिजिटल ऐप होती है, वो नहीं बनी हुई। रॉन्ग डूअर ने क्या किया, आपका कोई नेसेसरी डाटा, आई एम वेरी सॉरी टू से यू दैट, बैंकिंग अमले को मतलब टारगेट करके उनसे ले लिया, ठीक है, या कोई नादरा से ले लिया। FIA ने उन लोगों को भी पकड़ा, बचेगा कोई नहीं, पकड़ा हर कोई जाता है, ठीक है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। अच्छा कम टू द पॉइंट कि उसके ऊपर एक ऐप बनी। अच्छा ऐसा भी हो जाता है कि आपके थंब इंप्रेशन बने और वो सिम डुप्लीकेट निकली, बाद में उसी सिम पे वो आया। जरूरी नहीं कि आपको कॉल आ रही है, आपकी सिम बैठे बैठे बंद हो जाएगी। हाँ बहुत सारे आपकी सिम बंद हो गई है, पता लगा किसी रॉन्ग डूअर ने आपका थंब इंप्रेशन बना के सिम ही निकाल ली है, और जब वो कोड आएगा तो वो उसी सिम पे आएगा ना जो रॉन्ग डूअर के पास एक्टिव है, ठीक है। वो उस पे वो डिजिटल ऐप बनाएगा और उसके बाद आपकी सारी हार्ड एंड अर्न मनी जो है वो लूट ली जाएगी। नंबर वन थिंग। इसके अलावा मैडम आपको फोन आते हैं, आवाम को फोन आएगा, जी मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूं, मैं आपका फलां सो एंड सो रिश्तेदार हूं, ठीक है, आपका जो मैं फंस गया हूं, मैंने आपको 5 लाख रुपए भेजने थे, आप मुझे इतने पैसे भेज दें। अब आएगी कॉल, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मैं तो आपका बेटा बात कर रहा हूं। अब आवाम परेशान हो जाती है, नहीं समझ सकते ना, नहीं समझ सकते। तो क्या करें, सो एंड सो जैज कैश पे भेज दें, ये पैसे भेज दें, हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। अच्छा इस तरह का, अब वो जैज कैश किन नंबरों पे बना हुआ है, वो जैज कैश उन्हीं नंबरों पे बना हुआ है जो फेक नंबर्स हैं।
पता लगे कोई इस्माइल है, कोई जनाब जी रंधा माई है, व्हाटसोएवर, मतलब उनके नामों से पता है। हाँ जी, वो फेक सिम्स बनी हुई है, ठीक है ना मैडम। इसमें मैडम प्रॉपर लेजिस्लेशन हुकूमत की तरफ से और FIA की तरफ से सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, ठीक है। मतलब वो किसी कंप्लेंट को हल्का नहीं ले रहे। मैं अप्रिशिएट करूंगा, मतलब लाइक ऑनरेबल डिपार्टमेंट FIA जो है और हमारी जो मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह नामवर एजेंसियां, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा। उन्होंने कितने ऐसे रॉन्ग डूअर जो इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व थे, जो इस तरह के क्राइम्स में, जो लाइक जीतो पाकिस्तान, FIA ने भी माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा जीतो पाकिस्तान का, जो लोगों को जनाब ट्रैप करता था कि आपका, वो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, फंस जाते थे। हाँ। उन्होंने पकड़ा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। बल्कि मैं अभी इसकी टीम थी लाइक FIA मुल्तान की टीम, नो डाउट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइक शोएब हारून साहब, रमेश कुमार इंस्पेक्टर एंड जिशान खान साहब, इन्होंने अपनी, इनको रेजिस्टेंस हुई, वहां मार खाई इन्होंने, बट ये रॉन्ग डूअर्स को पकड़ के लेके आए, उनसे डाटे रिकवर किए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा इस पे बात की और इस पे मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं अपने नाज़रीन को अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम पे तो बात चल ही रही है, और इसके साथ डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे हैं, स्किन के हवाले से भी हम बात करेंगे। जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं पिंपल्स, छाइयाँ, रिंकल्स, ये ऐसी चीजें हैं जो आज बहुत ज्यादा है और बहुत टाइम से ये चल ही रही हैं। इसके हवाले से बताएं क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है इसकी सबसे बड़ी वजह है। हमारा अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप रोज फर्ज किया चेक करते हैं, मोबाइल पे तो एप्लीकेशन होती है ना काफी सारी, तो आप देखती हैं कि मुल्तान का फर्ज किया 180 है, लाहौर का 240 है, फलां शहर का इतना है। ये शो करता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो किस कदर इन्वायरमेंट किस कदर पोल्यूटेड हो चुकी है। चुनांचे इससे अगर थोड़ा सा बचा जाए तो इससे इस तरह की चीज़ों से काफ़ी हम जान छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रीज़न फर्ज किया हो सकते हैं, जैसे आपकी स्किन ऑयली है, उसमें पिंपल्स, इस तरह की चीज़ों के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फिर लोकलाइज इन्फेक्शन होता है तो पिंपल्स बन जाते हैं, इस तरह की चीजें बन जाती हैं, खड्डे भी पड़ जाते हैं, जिस दाने, वो क्या रीजन होते हैं? एक्नी जो है उसकी बेसिकली उसकी वजह यही ऑयली स्किन है और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है लड़कियों में लड़कों में दोनों में। इस तरह जो एक्नी है उनकी रेशो काफी ज्यादा है, चुनांचे उनको यही एडवाइस किया जाता है कि जो उनकी ऑयली स्किन है उसको ऑयली स्किन से नॉर्मल स्किन की तरफ लेके जाया जाए। उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन यूज करवाते हैं। उसके अलावा कहते तो है सर कि ऑयली स्किन भी जो है बड़ी अच्छी होती है स्किन के लिए, रिंकल्स जल्दी नहीं पड़ते। और नहीं ये वजह है, ऑयली स्किन में एक्नी सबसे ज्यादा होते हैं और इस तरह की जो चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। चुनांचे अगर उसको आप ऑयली मतलब नॉर्मल हर चीज बेहतर होती है, स्किन भी नॉर्मल हो तो बेहतर है, ये नहीं कि ड्राई स्किन है तो वो फलां चीज। लेकिन हर जाहिर सी बात है हर किसी की डिफरेंट स्किन होती है, टाइप्स होती हैं, टाइप डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मल स्किन हमेशा बेहतर होती है क्योंकि नॉर्मल हर चीज बेहतर होती है। ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो उसके मुकाबले में बेहतर है। अच्छा इसको हम मतलब रोजाना हम अगर मुंह हम धोते हैं साबुन से एक चीज से तो वो उससे ऑयली स्किन से बचाती है। फिर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके लिए कुछ मेडिसिन है वो आपको फिर इससे बचाती हैं। तो उसके अलावा फिर आप जैसे आप झाइयाँ कह रही हैं, इस तरह की चीज़ें कह रही हैं, फिर आप जब धूप में निकलते हैं तो उससे फिर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। चाहे कोई जो सन ब्लॉक होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो फिर इसमें काफ़ी फ़ायदा देती हैं। कोशिश यही करें कि आम रूटीन में हमें चाहिए कि जिस तरह की मुल्तान में तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ती है, मशहूर है, और सन जो बर्न है वो बड़ा खतरनाक होता है स्किन के लिए। उसके लिए आपको जो है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। एक तो जैसे अब गर्मियां आ रही हैं आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक साहब मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि पेट बढ़ गया है और ये मोटापे की शक्ल है, बाकी जिसम तो ठीक है, तो पेट की चर्बी कैसे ज्यादा हो, इसका कोई दवाई, कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट प्लान, क्या करना चाहिए इसको? समझ नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि पेट बढ़ा हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको अपनी डाइट सबसे पहले देखनी चाहिए, डाइट कंट्रोल करनी चाहिए और
फैट और ये चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स ये कम करने चाहिए। उसके अलावा आपको रेगुलर अपनी वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर उससे फिर आपका ये काफी सारी चीजें कम होंगी। जब आपका वेट वगैरह कम होगा, आपका पेट उसके बाद लाजमी कम होना शुरू हो जाएगा। सही। अगर फर्ज किया आपका वेट ठीक है और पेट बड़ा हुआ है, फिर उसके लिए जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया, क्रायोलाइपोलाइसिस वगैरह, फिर इसकी जगह वो अप्लाई किए जाते हैं। सही। अच्छा सर, आपसे भी बात करेंगे। अरसान साहब, ये बताएं कि जितना जमानत इस पे हम क्राइम को हो जाता है, तो उसकी जमानत जो है वो जल्दी उसको जमानत दी जाती है या उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है? कितनी उस पे लिमिट है, ये बताएं। मैडम, साइबर क्राइम से रिलेटेड तो मैं जमानत का बताता हूँ अभी आपको, लेकिन पहले मैं जमानत बेल को बताता हूँ। ठीक है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ लॉ इज बेल, नॉट जेल। जो कानून जो है ना, बेसिक जो मतलब फिलॉसफी है। अब इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है। जब भी कोई बंदा, अब कानून ने कुछ ऑफेंसेस को लाइक बेलेबल कहा है। ठीक है। बेल इन द बेलेबल ऑफेंसेस इज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है। इसमें नॉट बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं, जो मतलब जो डिसाइडेड हैं कोर्ट, मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज की तरफ से मेजर एक्ट में मौजूद हैं, उसमें मैडम जो है नॉट बेलेबल ऑफेंसेस में दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं और एक वो जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते। सही। अब प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कौन से करते हैं? ऐसे ऑफेंसेस जिसकी सजा 10 साल, 10 साल से ज्यादा उम्र कैद या मौत, सजाए मौत है, तो वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। ठीक है। अब जो नॉन प्रोहिबिटरी वाले हैं, मतलब 10 साल से कम है, 2 साल, 3 साल, 5, अब ग्रांट ऑफ बेल इन सच लाइक केसेस इज अ रूल एंड इट्स रिजेक्शन इज एन एक्सेप्शन। वो कब एक्सेप्शन है? जब टेंटेटिवली, अब जब भी कोई मुल्जिम आपका गिरफ्तार होता है, उसके बाद वो रिमांड पे जाता है। ठीक है। रिमांड के बाद वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। मैडम, वी पीपल आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस फैक्ट कि व्हाट इज द, हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से हमारे मुल्क को हिम्मत करके, मेहनत करके लेके चल रही है। ठीक है। रिसोर्सेज कम है। ठीक है। और हम अब एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है। इंशाल्लाह वी विल बी डेवलप्ड सून, इंशाल्लाह ना। इंशाल्लाह। अब जो जेल्स है, जो जेल में जो कैदी है ना, अब कानून का एक और भी लाइक मफरूजा है, लाइक जिसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट इन द आई ऑफ लॉ अंटिल अनलेस नॉट प्रूव्ड गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। वो तो यही कहेगा जब उसके ऊपर मतलब वो कि भाई मैंने ये नहीं किया। हाँ। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि एज एक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, और अगर वो ऑनरेबल मैजिस्ट्रियल कोर्ट, सेशन कोर्ट या इवन हायर कोर्ट्स में, हमारी जो ऑनरेबल जुडिशरी है, अगर उनके सामने ऐसे अपने दलाइल उसके वकील साहब पेश करते हैं जिससे यह साबित हो जाए कि देयर इज अ डाउट इन द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, या कोई ऐसी मिसिंग है जो मतलब कोई इतनी, अगर तो टेंटेटिवली असेसमेंट करते हुए तमाम मटेरियल एविडेंस मौजूद हो जो कनेक्ट करता हो उस एक मुल्जिम को उस ऑफेंस के साथ, तो उसकी जमानत नहीं होती। ठीक है। खारिज कर दी जाती है, मैसेज डिलीवर किया जाता है सोसाइटी को। ठीक है। अब अगर ये जो जैसे ये मतलब ये जो सारी बात है, क्योंकि देखें अभी वो कैदी जेल में पड़ा हुआ है, वहां उसको ट्रांसपोर्टेशन देनी है, हर 3-4 दिन बाद या 14 दिन बाद उसको वापस जेल से यहां लेके आना है, उसको कस्टडी को सिक्योर रखना है, उसकी खुराक का, उसके लिबास का, ये सारा वो तो उल्टा लाइबिलिटी बन गया स्टेट के ऊपर। ठीक है। अब स्टेट ने क्या करना है? क्राइम्स को कंट्रोल भी करना है और मुल्जमान जो खासकर फर्स्ट ऑफेंडर हैं उनको एक मौका भी देना है टू मेंड देयर वेज, एक चांस भी देती है। ठीक है। अब आ जाते हैं साइबर क्राइम के ऊपर। ठीक है। साइबर क्राइम के जो लेजिस्लेशन है पीका 2016 में, इसमें जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 10, 21, 22 पीका, 24 पीका भी, मतलब 10 है साइबर टेररिज्म, 20 है किसी की डिग्निटी को डैमेज करना, 21 है किसी लड़की की, किसी बच्चे की मोडेस्टी को डैमेज करना, मतलब उसकी कोई उरियां, मतलब ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स, वीडियोस बना ली गई हैं, हासिल कर ली गई हैं, एडिटिंग कर ली गई है। ठीक है। आजकल बड़ी एडिटिंग हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये जो बच्चों का जो मटीरियल है, भाई आई एम वेरी सॉरी टू से दैट हर बंदा जिसको पकड़ा जाता है वो यही कहता है कि आई वाज नॉट फैमिलियर। तो इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है। आप किसी को वैसे ही ब्लैकमेल कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन ऑफेंसेस में खासकर 21 एंड 22 पी का ये हीनियस ऑफेंस है। इसमें जो सजा है वो 5, 7, 10 साल, ठीक है, 50 लाख तक जुर्माना भी है, ठीक है। तो इसमें ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूंगा उन तमाम रोंग डूअर्स को, उन तमाम यंग ये जो भरते हुए माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से। तो आपको इस प्रोग्राम जो कि मैं समझता हूं कि रोही टीवी एक सदका जारिया कर रही है, ठीक है, इसके जरिए मैं तमाम रोंग डूअर्स को एक मैसेज दे रहा हूं कि आपने किसी बच्चे बच्ची को या इवन किसी मेल को आपने ब्लैकमेल नहीं करना किसी डाटे पे। अगर उस बच्चे ने, और बल्कि आपके इसी प्रोग्राम के जरिए मैं मैसेज देना चाहूंगा तमाम भाइयों को, बहनों के जो भाई हैं, वालदैन को, माओ को कि टू बी ब्रेव। अगर किसी भी तरीके से वो किसी बच्चे का बच्ची का डाटा वायरल हो मतलब लीक हो गया है और कोई रॉन्ग डूअर उसे गिरफ्तार कर रहा है तो इससे बहुत बेहतर है कि वो बच्चा खुदकुशी करे। आप मैटर को FIA साइबर क्राइम विंग में रिपोर्ट करें। मैं देखता हूं कि वो रॉन्ग डूअर चाहे वो जितना मर्जी बड़ा बदमाश है वो कैसे नहीं कानून की गिरफ्त में आता और वो कैसे नहीं ऑनरेबल कोर्ट्स जो है हमारी माशाल्लाह उसको सबक सिखाएंगी। कैसे रिपोर्ट किया जाए? जी, बहुत सारे उनको नहीं पता, उनको बताएंगे किस तरह हम रिपोर्ट करें, क्या हेल्पलाइन है? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें जब आप www.fia.government.pk लिखेंगी, ठीक है, तो नेट पे इनका ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। वो आई होप 1991 है या कुछ भी शायद चेंज हो गया ड्यू टू मतलब बर्ड कॉल्स की वजह से। इसके अलावा आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी पे वो आ जाएगा कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज रजिस्टर कर दें। इसके अलावा बेहतर तो ये है कि वो करने के बाद आप अपना मैटर जो है वो कंप्लेंट बनाएं, दरखास्त बनाएं, अपने मटेरियल एविडेंस के स्क्रीनशॉट और मोबाइल फोन वो साथ लेके जाएं जो बंदा ब्लैकमेल कर रहा है, और अपने जो नजदीक जो रिपोर्टिंग सेंटर है जो मुल्तान की सराउंडिंग में जो भी हैं उनमें जो FIA साइबर क्राइम विंग का ऑफिस है वो शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में मौजूद है। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां अमला मौजूद है। बच्चे बच्चियां उनके पेरेंट्स जब मर्जी जाएं। डिप्टी डायरेक्टर पहले हसन जलील मलिक साहब और अब शोएब हारून साहब विद ओपन मतलब लाइक ओपन आर्म्स उनको वेलकम करते हैं और उनका जो इतना भी मतलब जो प्रॉब्लम है उसको एज सुन एज पॉसिबल हल किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है तो मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कोई आप मैसेज देना चाहें। जी, मैसेज ये है कि अपनी खुराक को बिल्कुल सादा रखें, रेगुलर वॉक को अपना रूटीन बनाएं और जो चीज़ खाएं वो अच्छी खाएं और जंक फूड जो है उससे परहेज करें। और जब आप अपने जहन को रिलैक्स रखेंगी, बेसिकली वॉक का मकसद ये है कि आपका जहन रिलैक्स होता है। जब आपका जहन रिलैक्स होता है तो आपकी सेहत बेहतर होती है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल के दौर में कि अब लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ना वो डायबिटिक होते हैं, ना उनको ब्लड प्रेशर होता है, ना उनको मोटापा होता है, ना उन्हें कुछ होता है, सिर्फ परेशानी होती है। तो इसी को खत्म करने के लिए आप अगर रिलैक्स होकर वॉक करेंगे ना, लोग कहते हैं हम तो सारा दिन चल रहे होते हैं, वॉक हो रही होती है, लेकिन ये वाक वो वाक नहीं है। वो हम कह रहे हैं कि टेंशन नहीं, हर काम से आप जब फारिग हों उसके बाद ये हर काम शुरू करने से पहले रोजाना एक रूटीन बनाएं कि आप वाक करें रिलैक्स होके। तो ये आपकी बॉडी के लिए और माइंड के लिए बहुत अच्छी है और इसी से आप इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और मोहम्मद अरसलान आपका भी बहुत शुक्रिया। और काफी हद तक हमारे व्यूवर्स तक जो है आपने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कोशिश की है आपने, और हमारी भी यही कोशिश होती है जितना हो सके हम अपनी नाजरीन को मालूमात पहुंचा सकें, अवेयर कर सकें, ताकि वो आजकल जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। और क्योंकि हमारे बहुत सारे भोले